हेलो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर यूपीएससी सीसेट। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिवन जो सीसेट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। फास्ट फॉरवर्ड में बहुत ही जल्दी चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि जब मैं सीसेट लिखा करता था उस टाइम 27 क्वेश्चंस आरसी में आते थे और अभी भी आते हैं। एंड मेरा हिट रेशियो बहुत ही आई वुड से एक्यूरेट हुआ करता था। आउट ऑफ 27 आई यूज टू लीव वन क्वेश्चन, बहुत ही कंप्लीटली क्लूलेस होता था, मुझे समझ में नहीं आता था। एंड देन 24-25 यूज टू बी करेक्ट। तो जनरली एक दो गलत होते थे। दैट वाज स्कोर इन सीसेट आरसी क्वेश्चंस। फाइन। सो इन माय सब्सिक्वेंट स्लाइड आई विल बी डिस्कसिंग व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टिंग विद सम डेमोन्स्ट्रेशंस, क्या कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स को कैसे हमें टैकल करना है। इन सब चीज़ों को पीवाईक्यू को मैंने इस पर बेसिस बनाया हुआ है और आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी, मैंने यूपीएससी के 2 सीएससी के इंटरव्यू दिए हुए हैं और जो भी कुछ आपको इंसाइट दूंगा वो मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कैट लिखा हुआ है, जिनका परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल के ऊपर है। जैसे प्रवीण सिंह का नाम लेना चाहूँगा, राइट। आई एम उदयपुर से पास आउट और टुगेदर विद मैं चूँकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम द आई एम फर्टर्निटी, आई हैव ऑल्सो टेकन इनपुट्स फ्रॉम देम कि क्या क्या स्ट्रैटेजी और टेक्टिकल होनी चाहिए ताकि एक्यूरेसी बहुत हाई हो इन द सेंस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें आरसी के स्ट्रक्चर को समझने की बहुत जरूरत है। एक बार हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो हम बहुत फास्ट रीड कर सकते हैं किसी भी पैसेज को। एंड टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो हमें उस आरसी के स्ट्रक्चर जानने की बहुत जरूरत है क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं अच्छा अगली लाइन क्या होती है। जैसे हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं अगली लाइन तो उसको हम फास्ट पढ़ते हैं। तो कैसे होता है जनरली, देखिए कि ऑथर क्या करता है, अपने पैसेज में फर्स्ट 2 लाइन्स में आर्गुमेंट रेज करता है और जैसे ही वो आर्गुमेंट रेज करेगा फिर उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, एग्जांपल्स, फैक्ट्स पास ऑन करता है। यानी कि पहली 2 लाइन को उसका आर्गुमेंट पकड़ने के लिए हमें बहुत स्लो रीड करना है ताकि हम उसका आर्गुमेंट पकड़ लें। इसके बाद हमें अब पता है हमें उसको सपोर्ट करेगा वो, तो हमें उसको क्या करना है, बहुत ही फास्ट स्पीड से जो फैक्ट्स हैं, बेसिकली एग्जांपल्स हैं, उनको बहुत फास्ट स्पीड से पढ़ना है। फिर हमें देखना है कहीं ऑथर ने लिमिटेशंस अपने आर्गुमेंट नहीं बताए हैं, या फिर ये बोला जाए कि कहीं उसने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि क्रिटिसाइज ये तो नहीं किया अपने आर्गुमेंट को, थोड़ा सा लिमिटेशन बताते हैं अगर, तो कोई अगर बैलेंस्ड ऑथर है तो यहाँ से हमें पता भी चलता है कि ऑथर की टोन क्या है, या जो ऑथर का जो पर्सपेक्टिव होलिस्टिक है या नहीं, या वन साइडेड है। तो बेसिकली एक तरह से टोन भी हमें बताता है कि क्रिटिकल है या नहीं, या फिर बैलेंस्ड है या नहीं। और टुवर्ड्स द एंड फिर वो कंक्लूड करता है, समराइज करता है पूरे, क्योंकि बेस्ड अपॉन जो उसने आर्गुमेंट रेज किया, जो उसने एविडेंस दिए और फिर जो उसने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है या नहीं दिया, उसके बेसिस पर वो कंक्लूड करता है। ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर और यही आरसी के पैसेज का भी स्ट्रक्चर होता है। आप देख लेना कहीं भी इन जनरल पहली जो 2 लाइन्स है, मतलब याद रखना है, बहुत ही स्लो रीड करना है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड, फिर नेक्स्ट फ्यू लाइन्स, फिर हमें फाइंड आउट करना है कहीं बट, हाउएवर, राइट, नेवरदलेस, बेसिकली वो काउंटर ओपिनियन ऑफर कर रहा है तो वो लिमिटेशन बात कर रहा है। और टुवर्ड्स द एंड फिर देयरफॉर, हेंसफोर्थ, इस टाइप का अगर करे मतलब वो कंक्लूड कर रहा है। फाइन, आइए जानते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर्स में इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं थ्रू ऑथर्स। आप देखोगे तो मैंने क्या किया, जानबूझ के इनके टाइटल्स को हाइड कर दिया है। ये एक टाइटल है, पहले में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मैं पेंसिल यूज करना चाहूँगा कि 18 months you just read the first 2 lines. 18 months after Sheikh Hasina's ouster and exit to India, Bangladesh has a popular government, sweeping victory. मीनिंग की पहली लाइन में क्या बता रहा है कि अच्छा शेख हसीना से कुछ आउस्टर हुआ था और बांग्लादेश में पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है। इसका मतलब कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट के बारे में बताना चाहेगा और इस बैकग्राउंड में बताना चाहता है शेख हसीना के एग्जिट के बैकग्राउंड पे। ठीक है, फिर अगली लाइन में स्वीपिंग विक्ट्री किसकी हुई है, कौन सी पॉपुलर गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है कि तारिक रहमान लेड बीएनपी की बेसिकली हुई। तो देखा आपने, देखा पॉपुलर गवर्नमेंट के बारे में फिर से बता रहा है। वो फिर बता रहा है कि कुड ब्रिंग मच नीडेड स्टेबिलिटी टू द कंट्री। अब देखना अगली लाइन में बताएगा कैसे स्टेबिलिटी लाएगा, स्पेशली बिकॉज वोटर्स हैव आल्सो एंडोर्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन अ रेफरेंडम हेल्ड अलोंग विद द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट। तो रीजन बता रहा है कि कैसे स्टेबिलिटी लाएगा। द हाई स्टेक्स इलेक्शंस हैज हेल्ड amid rising extremism under मोहम्मद यूनुस वॉच। बेसिकली बैकग्राउंड बता रहा है और वीकनिंग इकोनॉमी एंड इसको आप फास्ट फॉरवर्ड रीच कर सकते हैं। जमात इस्लामी बाय ऑल अकाउंट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स ऑफ 24 जनजी अपराइजिंग इज अ डिस्टेंट सेकंड। तो बेसिकली उसने बताया कि जो बहुत ही रेडिकल विंग था वो बहुत डिस्टेंट सेकंड है। इसकी वजह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है बांग्लादेश को। आप देखो तो जो उसने पहले आर्गुमेंट रेज किया था उसको ही सपोर्ट कर रहा है कैसे वो,
कि भाई डिस्टेंस सेकंड है तो ज़्यादा कोई चैलेंज नहीं है, ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी इस इलेक्शन के थ्रू एंडोर्स हो गए हैं तो भी ज़्यादा कोई चैलेंज नहीं है। फाइन, तो आप देख लो ना, जो आर्गुमेंट आया वो पहले वाले को सपोर्ट करो और इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड रीड कर सकते हैं। द फैक्ट दैट इट डज नॉट हैव एनफ सीट्स टू सेव गवर्नमेंट, उसी को बात बता रहा है कि जो जमात इस्लामी के पास एनफ सीट नहीं कि गवर्नमेंट को कुछ चैलेंज कर सके, रेडिकल व्यू को इम्पोज कर सके। द डिसाइसिव मैंडेट इन सीट सजेस्ट, इसको फास्ट फॉरवर्ड करना, सजेस्ट दैट द आर्किटेक्चर ऑफ द ढाका पॉलिटिक्स लॉन्ग डिफाइंड बाई आवामी लीग एंड बीएनपी डुओपली इज इन इंटैक्ट। तो बेसिकली फिर वही कह रहे स्टेबिलिटी एक तरह से, क्योंकि पहले भी यही दो पार्टियां डिसाइड करती थी, तो आज भी इन्हीं दो पार्टीज में एक डिसाइड कर रहा है, तो ज़्यादा कुछ चैलेंज नहीं होना चाहिए। फिर अगले पैसेज में क्या किया है आप देखोगे, तो अगले पैसेज में इधर पे आ जाइए, वो कह रहा है द न्यू गवर्नमेंट विल हैव इट्स वर्क कट आउट इन द कंटेनिंग बेसिकली रेडिकलिज्म एंड प्रोटेक्टिव माइनॉरिटीज़ कह रहा है, स्पेशली द हिंदू कम्युनिटी। फिर कह रहा है स्पोक्स पर्सन ऑफ जो है एमईए। फिर देखना कैसे बताएगा कि कैसे न्यू गवर्नमेंट आप देखना कैसे माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट कर सकती है। फिर बता रहा है कि जैसे एक फैक्ट्स ऑफर कर रहा है, वो एक फैक्ट्स कैसे वो ऑफर कर रहा है कि द स्पोक्स पर्सन, कुछ डेटा उसने साइट किया कि 2900 इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, ये फिर आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि रहमान ने प्लेज किया हुआ रिलीजियस फ्रीडम और क्या कहते हैं कम्युनल हार्मनी वगैरह, बट उसने ट्रस्ट, ठीक है, बट ट्रू ट्रस्ट होता है एग्जीक्यूशन पर, वही उसने लिखा होगा देखना। इक्वली क्रिटिकल इज द रिकन्सिलिएशन है, जो आवामी लीग के लीडर्स को उसने बोला कि जो इनको बहुत इनके अगेंस्ट एंगर था, बहुत ज़्यादा वायलेंस इनके अगेंस्ट हुआ है, तो कैसे आप उनसे रिकन्सिलेट करते, ये सब देखना, यही सब बता रहा होगा अगर आप देखोगे तो। फाइन, और फिर इन द एंड आपने देयर इज नो डिनाइंग दैट द फॉर्मर, वो उसी के बाद बता रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप जल्दी स्किप करिए और इधर बढ़ाइए। बट रहमान शुड रियलाइज दैट विनर टेक्स ऑल अप्रोच विल हार्म डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। मतलब कि रहमान को सोचना चाहिए कि अपने ही जो जीत गया उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होना चाहिए, एक इंक्लूसिव बेसिकली फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो कह रहा है। इट्स न्यू लीडर वुड यू, तो बेसिकली एक सजेशन दे रहा है अगर आप देखोगे तो। फिर अगला पैसेज उसने नया आर्गुमेंट रेज कर दिया कि न्यू दिल्ली फैमिलियर है बीएनपी के बारे में। फिर बताएगा कि अच्छा क्या क्या न्यू दिल्ली के लिए प्रॉस्पेक्ट्स होता है, देखना। इट्स अ न्यू लीडर हैज स्ट्रक अ कंसलेटरी नोट टुवर्ड्स इंडिया सो फार। रहमान स्पोक ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबल टाइज विद एक्सटर्नल मिनिस्ट्री एस जयशंकर एंड फिर उसने क्या किया, येट रिसेंट डेवलपमेंट्स मुस्तफिजुर रहमान। फिर वो बताने लगा कि कुछ चैलेंजेस बताने लगा है कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, मुस्तफिजुर रहमान जो IPL से एक्सपर्ट कर दिया गया, फिर बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया, उसने कुछ चैलेंजेस थ्रो किए हैं। फिर हसीना भी क्या है हमारे मतलब इंडिया में रहती हैं, तो वो एक किस तरीके से चैलेंज होगा, ठीक है। तो बट एट द सेम टाइम ये चैलेंज है बट अपॉर्चुनिटी आप देखोगे। चेंज ऑफ द गार्ड इन ढाका इज एन ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे पैसेज में आप बिना लुकिंग एट द टाइटल आप खुद स्ट्रक्चर देख सकते हो। आर्गुमेंट रेज किया उसने, आर्गुमेंट रेज करने के बाद उसको सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट फैक्ट्स से, फिर उसको थोड़ा सा लिमिटेशंस उसके फाइंड आउट कर रहा है, और फिर उसके बाद ओवरऑल ओपिनियन दे रहा है। इसी न्यू दिल्ली इज फैमिलियर आप देख सकते हो। तो अगर मैं इस पूरे पैसेज को रीड करूँ, पता बिना देखे ही मैं बता सकता हूँ कि कुछ बात बता रहा है किसकी, कि कैसे रिसर्जेंस अब एक बीएनपी का हुआ है और इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये देखो वही कह रहा है, इन बीएनपी रिटर्न अ चांस फॉर दिल्ली ढाका रिजल्ट, ठीक है। ऐसे ही आप देखो जिम्बाब्वे स्टिल काउंट्स वाला, इन क्रिकेट जिम्बाब्वे स्टिल काउंट्स वाला पैसेज है। फर्स्ट एक आर्गुमेंट रेज किया उसने, फिर उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, और फिर सपोर्ट करने के बाद वो क्या करता है कि एक लिमिटेशन फाइंड आउट करता है, फिर उसके बाद ओवरऑल कंक्लूड ओपिनियन देता है। तो यही स्ट्रक्चर फ्लो होता है डिफरेंट आरसी पैसेज में। तो हम देखेंगे कि आगे कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें अप्रोच कैसे करनी चाहिए, तो मेरा एक्चुअली में अप्रोच ये रहता था, और इनफैक्ट जैसा कि मैंने सीखा है, आप जनरली लोग क्या करते हैं कि पैसेज रीड करते हैं देन टैकल द क्वेश्चन। मेरा जस्ट अपोजिट है कि पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, बट जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो ऑप्शन मत रीड करिएगा आप जरा भी, बिकॉज वो आपकी थिंकिंग कन्फ्यूज कर देंगे। आप ऑप्शन मत देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, उससे इंटेंट क्लियर हो जाता है कि मैं किस इंटेंट के साथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फिर वही चीज़ मैं जानने की कोशिश करता हूँ वाइल रीडिंग द पैसेज। वापस पैसेज में जाते हैं और फिर उस पैसेज को रीड करते हैं, एंड देन in our own mind without looking at the option imagine what can be the correct answer, and then we will look at the option and we'll try to find out the different elimination technique। जैसे कि भाई कोई कि कहने का मतलब कि बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, तो अगर बहुत ही स्ट्रांग वे पे उस एक्सट्रीम वर्ड को सपोर्ट नहीं किया गया है पैसेज में, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ओनली हो गया, राइट, ऑल हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। अगर पैसेज में उस स्टेटमेंट को बैक नहीं किया गया है तो आप उसको जनरली गलत मानिएगा। दूसरा क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम
क्या होता है यूपीएससी फ्रेम कैसे करती है क्वेश्चन कि आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन ले जाती है। तो मेरा एडवाइस ये है कि हमेशा आपको कितना भी आता है वो बाहर की नॉलेज बाहर रखिएगा, पैसेज में ही अपनी थिंकिंग लिमिट करके रखना है। इसका मतलब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप पैसेज को रीड करिए, देन अंडरस्टैंड, देन रिप्लाई इट। अपना आप एक्सटर्नल नॉलेज मत लगाइए जरा भी उसमें, कोई भी कॉमन सेंसिकल नॉलेज नहीं चलती इधर पर। जो पैसेज में बोला गया है मतलब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि रीड करने के बाद आप कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं, तो वही चेक कर रहा है, वो आपकी एक्सटर्नल नॉलेज चेक नहीं कर रहा है। देयरफॉर जब आपको पैसेज रीड करना है और उसी में ही आपको अपनी थिंकिंग को कन्फाइन करना है, उसके बाहर नहीं करना है। फाइन। तो ये दो टेक्निक्स मतलब कि टॉपिक मतलब पैसेज मीनिंग तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, एक्सट्रीम वर्ड से तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, और फिर देखते हैं जो हमने अपने माइंड में सोचा तो वो वाला कहाँ कौन सा ऑप्शन उसी को हिट कर देते हैं। दैट इज हाउ वी शुड बी अप्रोचिंग। देखते हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया कि 3 क्रिटिकल रूल्स टू रिमेंबर है बेसिकली, कि एक्सट्रीम वर्ड्स को आपको देखना है, इमेजिन बिफोर यू रीड द ऑप्शन, देन एलिमिनेट कॉन्फिडेंशियली। तो अगर आप ऑप्शन वो पहले सोच लेते हैं इसका आंसर क्या होगा अपने माइंड में विदाउट गोइंग थ्रू द ऑप्शन, और जब एलिमिनेट करते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट करते हैं, आप चाहे करके देखना। फाइन। फिर इसके बाद अब हम बिगिन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन। तो क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्रक्स बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली पहले तो पता होना चाहिए क्रक्स का मतलब क्या होता है। तो क्रक्स का सिंपल मतलब होता है कि समरी या जिस्ट, या बेसिकली पूरा मैंने पैसेज रीड किया तो उसकी समरी क्या होगी, उसका जिस्ट क्या होगा, बस मुझे ये बता दो। ये बेसिकली कि कोर आइडिया क्या है जिसके अराउंड पूरा पैसेज घूम रहा है, मतलब उसको मैं सुनूंगा तो मतलब समझ में आ जाएगा कि यही इसकी समरी। जैसे ऊपर वाले आर्टिकल में क्या था कि बीएनपी इज रिटर्न एंड ए चांस फॉर इंडिया फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन टाइज, कुछ इस टाइप का था। तो वो पूरा आप देखो मेन आइडिया है वो, अगर आप देखोगे तो वही जिस्ट बता रहा है पूरी एक लाइन में। अगर आप देखोगे तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पूरा पैसेज रीड करो और उस पैसेज का एक टाइटल देने की कोशिश किया करो कि पूरा, और वो टाइटल ऐसा होना चाहिए बड़ा होलिस्टिक हो। तो दैट इज यू कैन फाइंड आउट द क्रक्स। अगेन तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पहली 2 लाइन में ऑथर का आर्गुमेंट होता है जो मैंने आपको बताया, वहीं पर आर्गुमेंट छुपा होता है और वहीं से ये डिसाइड होता है कि ऑथर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स इज ऑल अबाउट ओपिनियन या क्या टॉपिक आने वाला है। फिर फैक्ट्स और एविडेंस उसको बहुत जल्दी पास ऑन करना चाहिए, फिर देखना चाहिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है कि नहीं है, फिर समरी को आप अपने माइंड में इमेजिन करिए, देन गो टू द ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू एलिमिनेट इट यूजिंग डिफरेंट लॉजिक्स लाइक एक्सट्रीम वर्ड्स एंड इट इज आउट ऑफ द टॉपिक और आउट ऑफ द पैसेज। फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या है, 2023 का है। 2023 का अगर आप ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तो अगेन मैं कैसे इसको रीड करूंगा, इसको मैंने पहली लाइन्स को काफ़ी हाईलाइट किया ताकि आप समझें कि पहली लाइन्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन में देखा विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। ओके फाइन, क्रक्स के बारे में बात बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरे पैसेज को पढ़ूंगा। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, ठीक है। अब ये कह रहा है मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, तो ये इसी को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे राइट फूड नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे राइट फूड नहीं खा रहे हैं। फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद फूड दे एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी। कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए, जब देखना उसी को एक्सप्लेन करेगा, दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, दिस इन टर्न लीड्स टू मेजर, फिर वो बताने लगे उसके इंपैक्ट क्या होते हैं, अगर देखा जाएगा। दिस इन टर्न लीड टू मेजर बर्डन ऑन आवर हेल्थ केयर सिस्टम्स दैट इज द पोटेंशियल टू डिरेल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वहां ले गया, विच इज एसेंशियल फॉर पुअर टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो बेसिकली उसने बता दिया कि फूड ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है, कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को डिरेल कर रहा है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ताकि पुअर की लाइफ इंप्रूव हो। फॉर अदर्स, अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू जाने लगा, इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस। तो कह रहा है कि जिनके पास एक्सेस है वो तो राइट फूड ही नहीं खा रहे हैं, बट दूसरा एक रीजन ये भी कि जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं तो उनको भी राइट फूड नहीं मिल रहा है। तो देखना उनको बताएगा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखना वही बता रहा है, इट इज अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, fine, and leading to monotonous diets that do not provide daily nutrition, and basically blah blah blah. And part of the reasons nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutritional needs. तो कह रहा है हमारे फूड सिस्टम्स ही, उसका रीजन ही बता रहा है कि ऐसा क्यों है, कि न्यूट्रिशन नीड्स क्यों पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा फूड सिस्टम इसको कैटर नहीं कर रहा है। समवेयर along the long road from farm to fork there are serious detours taking place. फाइन। तो अब हम देखते हैं इसमें क्रक्स। अब मेरे दिमाग में कोई मुझसे पूछेगा कि क्या क्रक्स होगा, तो क्या क्रक्स होगा, तो बेसिकली ये जो बात कर रहा है कि जो
जो हमारे फूड सिस्टम्स हैं उसमें प्रॉब्लम है। एक बात उसने बात की। दूसरी बात की कि बहुत सारे लोग फूड को सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पूरा अगर आप आर्गुमेंट अगर आप देखोगे तो ये इस पे सेंटर कर रहा है कि फूड की वजह से न्यूट्रिशन पूरे नहीं हो रहे हैं। ये है बेसिकली, ये मेरे दिमाग में आएगा ऐसा। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। ओके, द स्कीम ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अगेन देख के एकदम इसको लिमिटेड कर सकते हैं। बेसिक इनकम की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसको क्रॉस करो। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन, फूड बेस्ड न्यूट्रिशन की बात तो हुई है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात नहीं, उसको क्रॉस करो। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं हुई। कितना आसान है, आप देखो कि कैसे मैंने इसको बड़े आसानी से ए सी डी को एलिमिनेट करिए एंड ऑप्शन इज बी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन इंडिया अगेन फिर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो क्रक्स अगेन, क्रक्स फाइंड आउट करना, तो मैंने क्या बोला था, पैसेज, गो बैक टू द पैसेज, और क्रक्स ही फाइंड आउट करने से हमें के इंटेंशंस को रीड करना है। इंटेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपका इंटेंशन होगा वैसा ही फिर आपको एंड में मिलता है। बोला भी यही जाता है कि अगर आप इंटेंशन आपको इस एग्जाम IAS बनने की, तो तभी आप बनोगे। वो तो फॉर श्योर है, अगर इंटेंशन नहीं होगा तो नहीं बनोगे, ठीक है। तो बनी बात है, ठीक है। तो इन इंडिया, तो अगर इंटेंशन आपका है तो ये पूरा वीडियो देखिए आप, ताकि आप सीसेट में अच्छा कर सकें। फाइन, सो इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। तो अब देखो पहली लाइन में क्या बोल दिया है कि इंडिया में क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। अब देखना इसी के बारे में बताएगा कि अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगले लाइन शायद हो सकता है कि कारण बता दे कि ऐसा क्यों है, या इसके इम्पैक्ट भी बता सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, कारण बताने लगा। More than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves फिर कारण बता रहा है, very little for processing, resource recovery and disposal। इसको बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि कारण ही बता रहा हूँ, देखना। Where does waste to energy fit into all this? नया आर्गुमेंट उसने रेज कर दिया है कि हम वेस्ट टू एनर्जी यहाँ पर कहाँ आएगा, जब हमारे पास हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो रिसाइकलिंग में नहीं हो रही है, अगर आप देखोगे तो सही से नहीं हो रही बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में, ऊपर से कह रहा फंड नहीं है। आइडली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आप डिसाइफर कर रहा है कि कहाँ पर हो रही है। तो कह रहे हैं जब सेग्रीगेशन करते हैं बिटवीन वेट एंड रेस्ट में, वहाँ पर होता है, और उसको चेन को एक्सप्लेन कर रहा है, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग इनटू द लैंडफिल। विच टेक्नोलॉजी, फिर बता रहे विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज इन द वेस्ट। आई मीन वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी डिपेंड करता है कि वेस्ट का नेचर क्या है एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज a little over 50%, ये काम करनी है अपने। एंड बायोमेडिटेशन ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर द प्रोसेसिंग। ओके, तो मेरे दिमाग में अगर आप देखोगे तो ये आएगा कि कुछ ये बात कर रहा है कि हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करना चाहिए, और वेस्ट को जब सेग्रीगेट करें और उस वेस्ट से कुछ एनर्जी कन्वर्ट करनी चाहिए, कुछ इस टाइप की बातें कर रहा है। ये क्रक्स है, आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज, बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज एन एक्सपेंसिव, इसकी तो कहीं से बात ही नहीं की अगर आप देखोगे तो। बायोमिथेनेशन, अच्छा टर्म यूज किया उसने, अगर देखो इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग, इज द मोस्ट आइडियल, ये अगेन एब्सोल्यूट वर्ड है, लेकिन इसकी ऐसी की बात नहीं की है। तो इसके बाद क्या कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट। ये डायरेक्ट पैसेज में ही बोला गया, और सोचो यही मैंने इमेजिन भी किया था कि कुछ वेस्ट सेग्रीगेशन की बात कर रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है वेस्ट टू एनर्जी पे। फाइन, आप देखो ना यहाँ कह रहा है वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी, इस वाली लाइन पर फिट्स इनटू ऑल दिस, आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन, ठीक है। तो सेग्रीगेशन इज द फर्स्ट स्टेप, यहीं से क्लियर हो जाता है। बाकी क्या कुछ देखने नहीं, अगर आपको देखना पढ़ लीजिए, नहीं मन हो रहा है तो। द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज नॉट एडुकेट प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम, ये तो इसकी बात ही नहीं हो रही है। अगेन यहाँ से ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, सी है। इज दैट क्लियर? सॉरी, सी पे आएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग। अगेन फिर 20 मिनट, फिर वही मेथड,
पूरा पैसेज रीड करेंगे, पैसेज रीड करने के बाद अपने माइंड में मैं खुद इमेजिन करूंगा उसका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर पैसेज रीड करेंगे, फिर अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, और पैसेज रीड करने के मैंने तरीके बता दिया। और फर्स्ट 2 लाइन्स को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, क्योंकि वहीं पर आर्गुमेंट छुपा होता है, वहीं पर पैसेज की डायरेक्शन सेट होती है, वहीं पर ओपिनियन होती है ऑथर की, और वहीं पर क्रक्स किस डायरेक्शन क्रक्स की अगर देखा जाए कि आत्मा होती है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए, टुवर्ड्स एंड कंक्लूड इनको बहुत स्लोली पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत फास्ट रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपने आंसर को आप इमेजिन करिए क्या होगा, एंड देन गो टू द ऑप्शन एंड ट्राई टू एलिमिनेट। 2 लॉजिक यूज करने हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, अगर पैसेज में उसकी बैकिंग नहीं है, एलिमिनेटेड। आउट ऑफ द टॉपिक है, आउट ऑफ द पैसेज है, उसको भी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन अबाउ। Okay, study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri basin of Tamil Nadu. Okay, study conducted on the impacts of climate change over the Kaveri basin of the Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend for maximum and minimum temperature। कोई स्टडी कंडक्ट हुई थी इस कावेरी बेसिन में, उसने बताया कि इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है, साथ में ये बता रहा है कि एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रेनी डेज। ओके, क्लाइमेट चेंज है और कुछ टेम्परेचर्स में वेरिएशंस हो रहे हैं और रेनी सीजन कम हो रहा है। बेसिकली उसने क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बता दिया है। These climatic shift will have an impact on the hydrological cycle in the region। Obviously जब रेनी सीजन कम हो जाएगा तो करेगा ही, देखो उसी को बैकिंग कर रहा है। लीड टू मोर रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज, सिंपल सी बात है। एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स, जब रोकेगा ही नहीं वाटर तो वाटर टेबल फिर एक्यूफायर्स रिचार्ज कैसे होंगे। फर्दर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्राउट्स इन द स्टेट, ठीक है, नथिंग न्यू। दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू सिक्योर देयर क्रॉप्स, ठीक है। तो आप बिना सोचे बताइए कि बात बेसिकली इसने क्या है कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि वाटर रिसोर्स में प्रेशर आ रहा है, वाटर रिसोर्स में प्रेशर आ रहा है तो फार्मर्स कुछ अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। ये अगर आप देखोगे तो यही है पूरे पैसेज में, और कुछ है नहीं। तो मैं अगर मेरे को एलिमिनेशन मेथड नहीं भी आता ना, 4 ऑप्शन में पढ़ूँ, मैं देख के बता दूंगा इसका आंसर, देख के बताता हूँ। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स, वैसे ऑप्शन बात इसकी नहीं तो उसको भी एलिमिनेट कर दो। हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड फार्मिंग की बात नहीं हुई इसमें ऑप्शन पैसेज में। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट, यही तो बात कर रहा था मैं। अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजीज, ये कुछ हो सकता था। पर मैंने क्या बोला, मेरे दिमाग में जो पहले आया मैंने उसी को किया। इससे क्या हुआ कि अब मैं सी और डी में कंफ्यूज नहीं हुआ, और मैंने क्या किया, मैंने सी सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आगे बढ़े, यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट अगेन, फिर इसका वही मेथड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द अबव पैसेज। अगेन गो बैक टू द पैसेज। ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजीज विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। ओके, यानी कह रहे हैं ग्रीन ग्रोथ में होता क्या, बेसिकली आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेंगी with regard to impacts on environmental sustainability and the environmental resources available to poor and vulnerable groups। तो कह रहा है ग्रीन ग्रोथ अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें आपको रीथिंक करना पड़ेगा ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को, वो भी किसके कॉन्टेक्स्ट में, सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और वो रिसोर्सेज आर अवेलेबल, बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें अगर आप देखेंगे तो। इन रीथिंकिंग ग्रोथ वी नीड टू फोकस ऑन द करंट रियलिटी ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड। फाइन, रिसोर्स इंटेंसिव इन रीथिंकिंग ग्रोथ वी नीड टू फोकस ऑन द करंट रियलिटी ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड। अच्छा, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है, फंड की बात करें आगे है। रिसोर्स इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस विल नीड टू मेक वे फॉर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, तो बता रहा है कि जो रिसोर्स इंटेंसिव हैं और बेसिकली एनर्जी इंटेंसिव जो प्रोसेस हैं उनको एफिशिएंट और रिसोर्स फ्रूगल, जिनमें कम पैसा लगे, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। इफ वी are to avoid economic dead end or a world in which only a small it, basically inclusive growth की बात करें अगर आप देखोगे तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो मैं ये बोलूँगा कि कुछ ऐसा कह रहा है कि जो आपका ग्रोथ है वो मतलब ग्रीन ग्रोथ है तो ऐसा होनी चाहिए जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो और इट कैटर्स द मोस्ट वनरेबल, ये होगा। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनमिकल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। यार ये तो कहीं इसकी बात नहीं हुई अगर आप देखोगे तो। दूसरा, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल
दूसरा ये भी कह सकते हो कि एक हिंड्रेंस नहीं हो सकती अगर आप देखोगे तो हायर रेट ऑफ ग्रोथ। बट अगेन मैं बोलता हूँ कि बाहर की नॉलेज यूज नहीं करना है तो नहीं करना है। पॉवर्टी रेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ना ही रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है, और ना ही पॉवर्टी रेडिकेशन की बात कर रहा है वो। मेंटेनिंग हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड इज नाउ ए प्रेजुकेट फॉर अचीविंग स्टीडी, ओके दिस मे बी द आंसर, क्योंकि मैं इसी की बात कर रहा था कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी जब आप इन्वायरमेंट को बेसिकली सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये हो सकता है। बट लेट्स सी डी ऑप्शन देखते हैं। विद लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ टुडेज वर्ल्ड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इसकी तो बात ही नहीं है और ये कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी। फाइन, अगेन आते हैं मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैसेज और क्रक्स में फ़र्क क्या होता है। मैसेज क्या होता है, ऑथर का उस पैसेज की तरफ क्या की मैसेज डिलीवर करना चाहता है, कि क्या कोर्स आप बेसिकली पूरा पैसेज आप रीड करेंगे और समराइज करते हैं तो उससे बनता है क्रक्स, अगर आप देखोगे। बट पैसेज क्या होता है, पैसेज वन स्टेप बियॉन्ड क्रक्स है, एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है बेसिकली। इसके पीछे आप देखना फिलोसफिकल इंसाइट होती है, लेसन है अगर आप देखोगे तो, कि भाई ऐसा से ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप देखना उसमें क्या होती है, एक हमेशा कुछ कि एक आपको एक मोरालिटी टाइप की होगी उसमें, तो वो होता है मैसेज बेसिकली वन स्टेप फॉरवर्ड, वो भी किसके, बियॉन्ड क्रक्स। तो अब देखिए मैं एक मूवी का थोड़ा एग्जाम्पल होता है, आप सबने साथ बॉर्डर मूवी देखी होगी, धुरंधर भी देखी होगी। बॉर्डर मूवी में हुआ क्या कि मुझसे अगर कोई पूछेगा कि इसका क्रक्स क्या है, तो क्रक्स मतलब समरी या जिस्ट, तो मैं बता दूंगा कि भाई क्रक्स इसका मतलब ये सिंपल ये है कि बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में बताया गया है, वो डिपेक्ट कर रहा है सोल्जर्स ब्रेवरी अगेंस्ट पाकिस्तान अटैक, ये सिंपल समरी मैं बता दूंगा। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका मैसेज क्या है उस पूरी मूवी का, तो ये थी अभी तक बता रहा समरी, बट मैसेज अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा ट्रू पैट्रियटिज्म रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, करेज एंड यूनिटी इन ओवरवेलमिंग एडवर्सिटी, ये उसका मैसेज, समझ गया ना। तो जिस्ट मतलब क्या था, और एक मैंने वन स्टेप लिया कि उसकी मोरालिटी क्या है, वो पढ़ाना, वो बताना, वो मैसेज क्या देना चाहता है, संदेश क्या देना चाहता है। ऐसे अगर आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, तो धुरंधर मूवी में अगर मुझसे पूछेगा कि भाई जस्ट क्या है इसका, ये क्रक्स क्या है, तो क्रक्स बेसिकली है क्या, कोवर्ट ऑपरेशंस, एक हीरो है उसको कैरी कर रहा है तो उसकी लाइफ कैसे होती है, ठीक है, यही है कि कैसे क्या क्या उसने किया डिस्पाइट हैविंग एथिकल डिलेमास। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा मैसेज क्या है, तो अगेन नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, यही है, पर्सनल ओवर लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, पर्सनल इमोशंस एंड ओवरकम फीलिंग्स, सेक्रीफाइस टू पर्सनल इमोशंस एंड ओवरकम टू फीलिंग्स हो जाएगा। तो कैन यू गेट इट कि मैसेज क्या है, वन स्टेप अहेड ऑफ द क्रक्स है। तो क्रक्स बेसिकली व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ उस पैसेज में, मैसेज बेसिकली व्हाट शुड यू लर्न, मतलब आपकी लर्निंग क्या रही उस इंटायर पैसेज के थ्रू, एंड व्हाट यू फील सो, ठीक है। तो आइए हम पैसेज के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। अगेन जब इसकी हम बात करेंगे तो अगेन मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज गिवन अबव, फाइन, यानी हमें मैसेज बताना है। There are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as a growth promoters। अच्छा, यानी कुछ बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स रिपोर्ट कुछ हैं जो बता रहे हैं कि पोल्ट्री और लाइव स्टॉक्स को ग्रोथ प्रमोटर्स के लिए खिलाया जा रहा है। तो देखना अब इसके बारे में कुछ बड़ा ऑब्वियस है कि ये बता रहा होगा कि कैसे कंजम्पशन हो रहा है या तो फिर इसके क्या इम्पैक्ट है। अगली लाइन पे ओवर यूजिंग दीज सब्सटेंसेस कैन क्रिएट सुपरबग्स, बता दिया उसने इम्पैक्ट क्या है। पैथोजेंस इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड रीड कर सकते हैं, दैट रेजिस्टेंस टू मल्टीपल ड्रग्स एंड कुड बी पास्ड अलॉन्ग ह्यूमंस। माइंडफुल ऑफ दैट सम फार्मिंग कंपनीज हैव स्टॉप्ड यूजिंग द ड्रग्स टू मेक चिकन्स गेन वेट फास्टर, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड न्यूज़ को बहुत जल्दी पढ़ना था। सिंस डेनमार्क बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स इन 1990s द मेजर पोर्क एक्सपोर्ट से इट इज प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स, ये बहुत सब फैक्ट्स अगर आप देखोगे तो करेक्ट। बट अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगेन फिर वही मैं इमेजिन करूंगा कि इसका भाई क्रक्स क्या है, अपने मन से हाँ क्रक्स करूँगा, इसका मैं सोचूंगा और फिर मैं सोचूंगा अच्छा मैसेज क्या है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका क्रक्स क्या है, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि एंटीबायोटिक्स, ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स अमंग लाइव स्टॉक रियरिंग हैज कॉज्ड बेसिकली क्या सुपर बग्स वगैरह इस टाइप का, ये क्रक्स है।
अब जब क्राइसिस किसकी वजह से, ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से हो रहा है। लिखा ना, आप देखो ना इसमें, अगर आप देखोगे इस लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर यूजिंग दीज सब्सटेंसेस, ये लिखा हुआ है बेसिकली। तो मतलब ओवर यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैसेज क्या होगा, भाई हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए ताकि शुगर बग्स नहीं हो। बस ये मेरे दिमाग में आके अब देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर है। ओके, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। पीपल की तो बात ही नहीं कर रहा है भाई, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है पहले कि कंज्यूम बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओके, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद, इसकी बात नहीं आ रहा विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। कहाँ बात हुई प्लांट ओरिजिन, कोई टर्म है इधर पर। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड, इसकी तो बात ही नहीं, ओवर यूज की बात हो रही, जो भी मैंने आपको भी बताया था ये भी है। एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिसीजेस, तो उसने बता दिया एंटीबायोटिक्स का यूज सिर्फ डिसीज को ट्रीट करने के लिए होना चाहिए, यानी ओवर यूसेज नहीं होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो यही बात हो रही है इस पैसेज में। फाइन, तो अगर आपको सी एंड डी के बीच कन्फ्यूजन होता भी है तो आप आराम से रुक सकते हैं, ध्यान से फिर से पैसेज को रीड कर सकते हैं, देन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगेन द अर्बन बॉडीज कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर, अगेन फिर क्वेश्चन बोलूंगा, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। ओके, मैसेज फाइंड आउट करना है, ऊपर जाऊंगा पैसेज में। Our urban bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place। अच्छा, मतलब मेरे दिमाग में आ गई, कुछ बोलना चाहता है कि हमारी अर्बन बॉडी है वो सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इंश्योर नहीं कर सकती हैं जब तक उनके पास इनफ फंड नहीं है, यानी पैसे का लिंक कर रहा है सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर से। ओके, अब इसी को देखना सब्सटेंटिएट करेगा कि कैसे फंड की कहाँ कहाँ जरूरत हो सकती है, मे बी, क्योंकि आर्गुमेंटेशन ने ये रीच किया हुआ है। वाटर ये भी बताएगा कि फंड की कहाँ का कमी है। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग, बोलने लगा, in collecting it from a natural source, treating it to make it potable and laying a distribution network of pipes for delivery to the users। फिर वही बोला ना कहाँ कहाँ पैसा लगेगा। ओके, इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, फिर बोला इन्वेस्टमेंट इन सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट सीवर्स कैन कैरी द वेस्ट वाटर टू दीज प्लांट्स टू इंश्योर दैट नो अनट्रीटेड सीवेजेस डिस्चार्ज। आगे इसको इस इन्वॉल्व बहुत फास्ट पढ़ सकते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा आगे फास्ट पढ़ी है, आपने जैसे ही की टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ा फास्ट पढ़ सकते हैं आप, अगर आप देखोगे तो फास्ट पढ़ सकते हैं यहाँ पर इसके बाद पूरी लाइन को फास्ट पढ़ सकते हैं। फाइन, एंड फिर क्या करें लास्ट लाइन, इफ आवर सिटीज वर रिच इनफ टू मीट द एंटायर कॉस्ट वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर हमारे पास इनफ पैसा होता, पर्याप्त मात्रा में पैसा होता तो हम वाटर कुड बी डिलीवर्ड फ्री। ओके, बट दे आर नॉट, उनके पास है नहीं उतना वो। ओके, तो मेरे दिमाग में अगर पहला इसमें पैसे अगर मुझसे पूछेगा भाई फंड की कमी है, इस वजह से वो लोग सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में करेक्ट है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि भाई पैसा कहीं से कहीं उनको दो ताकि वो करें, यही होगा, देख लेना आप चाहें। मेरे को यहाँ पर एलिमिनेट भी करने की जरूरत नहीं, मैं देख के बता सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा। मेरे कहने मतलब आप लोग भी इस तरह का डेवलप करो टेम्पो कि इनफैक्ट पहले आप देख लो 4 ऑप्शन में मोस्ट एक्यूरेट कौन है और फिर इसके बाद एलिमिनेशन करना स्टार्ट करो। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर इसने क्या बोला ये है कि पहला ऑप्शन अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। ओके, फंड की बात हो रही है अगर अर्बन बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू, हो सकता है पहला गलत तो सही, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सिटीज। अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट, एफिशिएंसी की बात, स्किल की बात नहीं हो रही, उनके पास कैपेसिटी वो क्या कहते हैं कि एफिशिएंट है नहीं, इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। वो डिबेट उसका आर्गुमेंट बेसिकली फंड के ऊपर है, अगर आप देखोगे तो कह रहा फाइनेंस नहीं है, अरे करने को तो कर लें। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व, इसका तो डिस्कशन ही नहीं हुआ है अगर आप देखोगे तो। इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन, इसकी तो बात ही नहीं हुई है। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते थे। पहला, दिमाग में खुद सोचा कि क्या इसका हो सकता है और वो ऑप्शन मेरे को पहले दिख गया तो मैंने हिट कर दिया। दूसरा, एलिमिनेट में कर रहा हूँ BCD को, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद क्या है, अगेन फिर मैं इसमें क्वेश्चन रीड करूंगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ओके फाइन, अब मैं ऊपर जाऊंगा। the emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the mid of the century and onwards। ये बताएगा अगली वाली लाइन पे कि कैसे जो एमिशंस ह्यूमंस कर रहे हैं और कैसे, अब डिस्कशन यही होगा कि क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन, नहीं उसने डिस्कशन नहीं किया बेसिकली, वो बता रहा है कि इसका क्योर कैसे होगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर
टेक्नोलॉजिकल changes meanwhile could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. तो बेसिकली बता रहा है कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंज हैं वो could make a future transition away from fossil fuels cheap. जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है वो ये ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स चीप बना सकते हैं या नहीं, ठीक है. leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emissions at huge cost or suffering through the effects of unabated. और तो कह रहा है कि बेसिकली बता रहा है कि वर्ल्ड के पास चॉइस बेसिकली ये दो ही हैं, ठीक है. ओके, बिजनेस दैट डू नॉट hedge against the threat of uncertain outcomes fail. बात भी सही है. The world cannot afford such recklessness on climate change. तो कह रहा है कि हम इस तरह की लापरवाही क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं बियर कर सकते हैं. अब मेरे से अगर कोई पूछेगा कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, तो ये कुछ बात कर रहा है, अगर देखोगे तो बात कर रहा है कि एमिशंस हो रहा है और एमिशंस की वजह से इसके इम्पैक्ट कुछ होंगे. फिर बता रहा है कि टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हैं वो कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बट कह रहा है कि हो सकता है कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी नहीं हो. फिर वो बता रहा है कि तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो, तो फिर वो बता रहा है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि बिजनेस दैट डू नॉट hedge against द थ्रेट, तो मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज जरूरी नहीं कि किस टाइप के हों. तो फिर वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए. तो मतलब कहने का मतलब ये मुझसे ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी पे आप केवल डिपेंड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा. लेट्स सी क्या है. बिजनेस दैट कॉज एमिशंस में नीड टू क्लोज डाउन, इनकी तो बात ही नहीं हो रही है. आप देखोगे तो क्लोज डाउन करने की और पे फॉर फ्यूचर की बात नहीं हो रही. द ओनली सोल्यूशन इस ओनली टर्म यूज कर दिया तो थोड़ा लाइकली चांस है गलत है. इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तो बात ही नहीं कर रहा है कि ओनली सोल्यूशन यही है, क्योंकि यही तो उसका आर्गुमेंट है कि भाई टेक्नोलॉजिकल चेंज जरूरी नहीं कि सस्ते हों. इस वजह से कुछ ना कुछ आप जो लाइन पे बोला है कि द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो मतलब कुछ ना कुछ और करने की बात कर रहा है वो. Waiting to deal with carbon emissions until technology improves is not a wide strategy. Okay, maybe क्या लग रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो तब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रेटजी कुछ कुछ करो कहने का मतलब. सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसकी बात नहीं कर रहा है. अगर आप देखोगे तो मोस्ट लाइकली अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें. यस, सी होना चाहिए. नाउ फिर अगेन आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. ओके, कन्वेड टू द पैसेज. गो बैक टू द पैसेज. along with sustainable lifestyle, climate justice is regarded as a significant principle. Along with sustainable lifestyle, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. Okay, fine. यानी कि क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है अगर आप देखोगे तो. बोथ द प्रिंसिपल्स हैव बीयरिंग्स ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चॉइसेस ऑफ द नेशन. ओके, कुछ इस पर बात करेगा कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चॉइसेस पे बीयरिंग्स रखता है, इम्पैक्ट रखता है. सो फॉर इन अवर क्लाइमेट चेंज समिट्स और कॉम्पैक्ट्स, बोथ द प्रिंसिपल्स हैव एलूडेड कंसेंसस अमंग नेशंस. तो कह रहे जितनी भी क्लाइमेट समिट्स हुई हैं इन दो चीज़ों को लेकर के कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाया. क्लाइमेट जस्टिस का मतलब फिर बताएगा कैसे क्यों नहीं हो पाया. आई गेस ये होना चाहिए. जस्टिस इन द जुडिशियल सेंस इज वेल डिफाइंड. कह रहा है जुडिशियल सेंस में तो जस्टिस पता है. हाँ, वही मैंने जो बोला कि अभी डिफाइन करें क्लाइमेट जस्टिस मतलब क्या था. हाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट हैज साइंटिफिक एज वेल एज सोशियो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस. द crucial question in the next few years will be how resources, technologies and regulations are used to support the victims of climate change. वही एक्सप्लेन कराई क्लाइमेट जस्टिस. क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू में क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है. जस्टिस इन द क्लाइमेट इज नॉट कन्फाइंड टू एक्शंस रिलेटिंग टू मिटिगेशन बट includes the wider notion of support for adaptation to the climate change and compensation for loss and damage. तो बेसिकली क्लाइमेट जस्टिस के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है अगर आप देखोगे तो इस पूरे पैसेज में. ठीक है, तो कि क्लाइमेट जस्टिस और क्लाइमेट जस्टिस अकाउंट कैसे कंसेंसस पाया जा सकता है, उसने क्लाइमेट जस्टिस को डिफाइन कर दिया है. और जब ये डिफिनेशन है तो इसमें मतलब बेसिकली कंसेंसस आ जाना. तो अगर मुझसे कोई क्रक्स पूछेगा, इसका क्रक्स बेसिकली इसका क्या है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट मीनिंग ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस. बट अगर मुझसे पूछेगा कि इस टॉपिक की मोरालिटी क्या है, ये लेसन क्या देना चाहता है, तो लेसन ये देना चाहता है कि भाई क्लाइमेट जस्टिस
कि क्लियर मीनिंग को आप डिफरेंट पॉलिसीज़ या अपने जो समिट का पार्ट बनाओ, ये शायद होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट लेट्स सी, climate justice should be ingrained in detail in the rules of all the new climate compacts and agreements. This may be correct, जैसा कि मैं सोच रहा था, but let's see other three options. Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. इसकी तो बात ही नहीं हुई अगर आप देखोगे तो। There is an impending issues of dealing with a huge number of climate change victims. इसकी बात नहीं, there is an impending issue of dealing with ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट, बात हुई है पर ये लेसन नहीं अगर आप देखोगे तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो कह रहा है कि बोथ द प्रिंसिपल्स आर बेरिंग ऑन सो फार क्लाइमेट चेंज समिट्स रिसर्फेस हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सोशल द क्रूशियल नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हाँ नहीं, इसकी वजह से क्लियर कट बात भी नहीं हुई है। क्लाइमेट चेंज इन इट्स ऑल कॉम्बिनेशंस इज मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयर फॉर देयर शेयर ऑफ बर्डन। इसकी ये इस क्या कहते हैं ग्रीन पॉलिटिक्स की बात है, तो हुई नहीं इस टॉपिक में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और जब इस टॉपिक की बात ही नहीं हुई है, देयरफॉर द शेयर ऑफ द बर्डन शुड बी मोर, तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया अगर आप देखोगे तो। ऑप्शन डी गॉन, आई एम सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग। यस, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन डी भी चला गया अगर आप देखोगे तो। फाइन, तो ऑप्शन डी भी चला गया। ऑप्शन अब सी मैंने केवल मिनट के आपको पता है, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अनअवेलेबल, इसकी भी बात नहीं हो रही, तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए ओनली। फाइन, नाउ अब आते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है बेसिकली क्या इसके कॉज एंड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो बोलते नहीं इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ख़राब होंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर बेसिकली आप देखोगे तो आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है। पैसेज रीड करते ही यही मैंने बताया कि इम्प्लीकेशन का मतलब होता है हमें कॉन्सिक्वेंसेज फाइंड आउट करना। बेसिकली पैसेज रीड किया और उस पैसेज का कुछ क्रक्स तो हो सकता है, कोई समरी भी हो सकती है, बट ऑथर आपसे पूछेगा इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जनरली मतलब आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो आपको क्रक्स सोचना है, उसके बाद सोचना है कि इसके क्या हो सकते हैं। वही स्ट्रैटेजी बेसिकली जो मैंने बताया हुआ है कि कैसे पैसेज रीड करना है। फर्स्ट टू लाइन्स को ध्यान से पढ़ना है, फिर फैक्ट्स को बहुत फास्ट फॉरवर्ड रीड करना है, फिर फाइंड आउट करो कि पैसेज में एक्चुअली में हुआ क्या था, एंड उस होने के बाद फिर देखो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बस ये सब अपने दिमाग में सोचना है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस एंड देन गो टू द ऑप्शन। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन, यानी क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ओके, मोर देन, अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। ओके, यानी एनीमिया के बारे में बात बताएगा, तो शायद ये कुछ बताए, और किसके बारे में बताया, वर्किंग एज के बारे में बताया, तो शायद इकोनॉमी से लिंक करें, शायद, आई डोंट नो। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव आ गए इकोनॉमी में, देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country only. But what is just as important as lost productivity now is the lost potential in the future. उसी की बात बता रहा है, तो बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड डिलीट कर सकते हैं। It is becoming increasingly clear that on many measures of the cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. उसी को फिर देखना बैकिंग कर रहा है। For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये क्रक्स अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्रक्स बेसिकली ये है कि कैसे challenges in realizing India's demographic dividend and how it should be done. ठीक है, वे फॉरवर्ड बेसिकली ये है। इम्प्लीकेशन इसके क्या होंगे, इम्प्लीकेशन वही भाई, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड आप रियलाइज नहीं कर पाओगे, फाइन, या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं गेन कर पाओगे, इसी की बात हो रही होगी। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या इसके, ऑप्शंस में इसके क्या है। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन, एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही नहीं हो रही कहीं भी। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसकी बात कहीं नहीं हो रही, बात हो रही न्यूट्रिशन की, और स्किल डेवलपमेंट कहाँ से आ गया। देन इसके बाद क्या बात हो रही है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, ओनली स्किल की बात नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों की उसने बात की थी, अगर आप ऊपर देखोगे तो इंडियन चिल्ड्रन की बात कर रहा है ना, इधर पर अगर आप देखोगे तो। एंड देन फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल।
दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। आंसर इसके हिसाब से डी हो जाएगा। नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन फिर से ये है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल implications conveyed by the passage. Again, to tackle the problem of pollution in the cities, policy makers think that the drastic actions like temporary use of the odd even number scheme for vehicles, closing schools, factories, construction activities and banning the use of the certain types of vehicles are way forward. ये बता रहा है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ऐसा सोचते हैं कि ड्रास्टिक एक्शन इस टाइप के ले लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा बताएगा, ऐसा जबकि इफेक्टिव है नहीं मेरे ख्याल से, कुछ ये शायद ऐसा बताएगा। इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, बोल दिया उसने। व्हीकल्स मोर देन 15 years ओल्ड कंप्राइज 1% ऑफ द टूल, तो वो बताया जो आप एक्शन ले रहे हो उसके देखो लूपहोल्स निकाल रहे हो, वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। टेकिंग देम ऑफ द रोड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बैनिंग सर्टेन फ्यूल्स एंड कार टाइप्स आर्बिट्रली इज नॉट प्रॉपर, डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर फैक्ट्स सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड लेस CO2 लेस देन द पेट्रोल और CNG इंजन। ऑन द अदर एंड बोथ डीजल एंड CNG इंजन प्रोड्यूस मोर नाइट्रस ऑक्साइड NO, ठीक है। देन पेट्रोल इंजन नो वन हैज़ मेजर्ड द अमाउंट ऑफ NOx दैट CNG इंजन आर एमिटिंग। कह रहे देखो ये तो तुमने कैलकुलेट नहीं किया है। आर्बिट्री बैन्स ऑन व्हीकल्स दैट हैव पास्ड मैंडेटेड फिटनेस टेस्ट एंड पीरियोडिक पोल्यूशन टेस्ट आर अनफेयर। तो कह रहा है कि जो व्हीकल्स मैंडेटेड फिटनेस पास कर चुका है उसको आप बैन कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉब्लम जबकि कहीं और है। What is needed is the scientific and reliable information about the source of pollutants on a continuing basis and the technologies that will work to reduce pollution from them। कह रहा है अगर आप ये करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो बेसिकली आप सोल्यूशन में रीच आउट नहीं करोगे। तो क्रक्स अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्रक्स अगर ये बता रहा है कि जो अभी की जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, इनफेक्टिव ऑफ प्रेजेंट पॉलिसी मेकर्स। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इंप्लीकेशन ये होगा भाई पॉल्यूशन सब सॉल्व ही नहीं होगा, यही होगा आई गेस, यही होना चाहिए इसका आंसर। ओके, आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है, जबकि इसी को तो अपोज कर रहा है कि भाई आर्बिट्री कर्व्स मत करो। Knee-jerk reactions cannot solve the problem of pollution, but an evidence-based approach will be more effective. I guess this should be the correct answer. A heavy penalty should be enforced on those driving around periodic pollution test. फिर इसी की तो क्रिटिसाइज करा कि इस टाइप की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ द लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्री डिसीजंस है। इसकी बात नहीं कर रहा लॉज हुए कि नहीं हुए, तो आप देख सकते हो ऑप्शन इसका सिर्फ बी होगा करेक्ट। क्या मैंने सोचा था, मैंने सोचा कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और फिर उसके बाद मैंने आंसर्स का निकाला। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में अगर आप आएंगे तो तो द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी, बेसिकली वही है क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज है। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी सफिशिएंट फॉर देयर नीड्स are generally, the majority of the people who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others। मतलब कि majority of the people who fail to accumulate money, मतलब कि ऐसे लोग जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते उनमें से मेजॉरिटी लोग, ठीक है, आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। फाइन, पहले लाइन से क्लियर हो गया, यानी इट इज द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट दोज हु आर नॉट एबल टू, हु आर फेलिंग टू अकोमोडेट द वेल्थ एंड हाउ दे आर, उनमें से काफ़ी मेजॉरिटी लोग कैसे इजिली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ओके, दे परमिट द न्यूज पेपर्स एंड गॉसिपिंग नेबर्स टू डू देयर थिंकिंग फॉर देम। ओके, यही सपोर्ट कर रहा है, अगर आप देखोगे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड रीड कर सकते हैं। ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन द, बेकार की लाइन है ये। एवरीवन हैज ए फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस, ये भी बेकार की लाइन, टू बी बेस्ड अपॉन बाय एनीवन हु विल एक्सेप्ट देम। If you are influenced by opinions when you reach decisions you will not succeed in undertaking, ये भी बेकार की लाइन का देखा जाता है। बेसिकली अगर मुझसे कोई पूछेगा इसका क्रक्स क्या है, तो क्रक्स से बेसिकली ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है अगर आप वेल्थ अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, ये क्रक्स है। इसके इम्प्लीकेशन से क्या होंगे? इम्प्लीकेशन लास्ट में इसने बता दिया, अगर आप देखोगे तो आप सक्सीड नहीं हो पाओगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इम्पैक्ट बेसिकली इसके होंगे, कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है।
मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। भाई पैसेज में तो इसकी बात नहीं हुई कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट। पैसेज में बात क्या कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी। पैसेज टॉक कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो मनी एक्यूमुलेट नहीं कर पाते, उनमें से मेजॉरिटी लोग हैं। ठीक है, ये उसकी बात नहीं कर रहा है कि बहुत सारे लोग डू नॉट एक्यूमुलेट द मनी। इज दैट क्लियर? पहली लाइन कितनी गलत है? यू कैन सी हाउ यूपीएससी इज प्लेइंग विद द वर्ड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल, इसकी भी बात नहीं हो रही अगर आप देखोगे तो, बात ही नहीं हो रही। सिंपल जो है, देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, यही तो है। और क्या कि हाँ, पहली लाइन में बोला है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और किन के बारे में टॉपिक बात कर रहा है, तो हाँ कुछ लोग हैं जो अपनी नीड्स के लिए वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी, ये तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है भाई। मनी तो एक्यूमुलेट होनी चाहिए, तो पैसे तो कहीं इम्प्लाई कर ही नहीं रहा है, अदरवाइज आप तो फिर कि डिसीजन मेकिंग होगी नहीं। तो मैं ना एक्चुअली में ऑप्शन स्टेटमेंट सी से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट चूँकि मोस्ट प्रॉब्लम वही मेरे को लगता है, तो मैंने ऑप्शन सी ही सेलेक्ट किया हुआ है इसमें। फाइन, अब आते हैं हम लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर वो करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो देते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि बताता हूँ, पहले पैसेज रीड करते हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर वी विल सी द इंक्रीजिंग कमोडिफिकेशन ऑफ मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, फिर बताएगा कौन सी टेक्नोलॉजी, 3D एंड कस्टम मेड बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लेथल ऑटोनोमस वेपन्स एंड ड्राइवरलेस कार्स है। दिस विल पोज कंडम्स है द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ अ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग जय वॉकर एंड सेवरिंग। आई सेवरिंग है, यस, मुझे भी क्लियर नहीं पता, बट थोड़ा सा हिंट लग रहा है कि शायद उसकी बात बता रहा है। एंड डैमेजिंग द कार हैज़ ऑफन बीन डिबेटेड, शायद टर्न की बात बता रहा है कि द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग जे वॉकर एंड टर्निंग, बेसिकली शायद उसकी बता रहा है, सफरिंग, राइट। एंड डैमेजिंग द कार हैज़ बीन ऑफन डिबेटेड। ओके, द आंसर इज बोथ सिंपल, सेव द ह्यूमन लाइफ एंड कॉम्प्लेक्स। कह रहा आंसर दोनों आसान भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं। अब क्यों कॉम्प्लेक्स है देखना, शायद ये बताएगा मेरी लाइन में। एट विच एंगल शुड द कार सर्व, एट विच एंगल शुड द कार सर्व, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका, बट एनीवे आई विल चेक इट। जस्ट इनफ, बट मेरे को हिंट मिल गया, टर्न की बात कर रहा है। जस्ट इनफ टू सेव द जे वॉकर और मोर देन इनफ। इफ द ड्राइवरलेस कार इज इन डबलिन, हु शुड टेक द डिसीजन। वो देखना चैलेंजेस ही बताएगा अगर आप देखोगे कि क्यों कॉम्प्लेक्स है। पहले उसने बताया, दूसरा बता दिया कि मान लो कि कोई कार है डबलिन में है यानी आयरलैंड में, और कुछ हो जाता है, देन हु विल टेक द डिसीजन, कि आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन कैलिफोर्निया यूएस और ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर सिटिंग इन इंडिया हैदराबाद टू whom मेंटेनेंस इज आउटसोर्स। इफ डिफरेंट नेशनल jurisdictions have different fine print on prioritizing human life, how will it affect insurance and investment decisions including transnational boundaries, transnational ones एक्चुअली में। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि 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 which of the following best reflect rational, plausible and practical implications, practical implications चलिए रीड करते हैं। मेरे ख्याल से बेसिकली ये बात ये कर रहा है, अगर मेरे दिमाग में मतलब बन गया फ्रेमवर्क। क्रक्स बेसिकली इसका क्या है कि आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं कैसे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये है बेसिकली क्रक्स। और इम्प्लीकेशंस के क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस बेसिकली क्या होंगे इसके इम्प्लीकेशंस बेसिकली अगर आप देखोगे तो यही सब होगा कि सही से हम डिसीजन हो सकता नहीं ले पाए, ये या कुछ कन्फ्लिक्ट आएगा कुछ इस टाइप का, और हमें करना चाहिए, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं होंगे। आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। अच्छा, मैंने क्या बताया था, ऐसे में आप क्या करना है, सीधे कोड्स में जाइए। 1 4 3 1 2 3 4 5 और सी में क्या है 2 3 5 एंड डी में क्या है 1 2 3 4 5। अगर मैं कहीं से 3 और 4 मैं किसी एक को गलत प्रूव कर दूं तो अपने आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, लेट्स डायरेक्टली जंप टू ऑप्शन
ऑप्शन बेसिकली फोर्थ को, पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन। इसकी तो कहीं बात नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यहीं से हमारा बी गया, ए गया और डी गया। खुशी के लिए 2, 3, 5 पढ़ लेते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। बिल्कुल सही कह रहा है, बोला ना, इंक्लूडिंग ट्रांसनेशनल वंस। ये पूरा जो एग्जाम्पल है क्या है, अगर आप देखोगे तो हैदराबाद, कैलिफोर्निया, आयरलैंड, ये सब क्या है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इनोवेशंस एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ स्टेट। ऑब्वियसली कि कैसे इम्पैक्ट हुआ अगर आप देखोगे डोमेन ऑफ स्टेट में, ठीक है। और उसके बाद पांचवा क्या है, जियो पॉलिटिक्स विल हैव टू रिकॉन्सिल टू मैनी इम्बिटीज एंड अनसर्टेनिटीज। यस, तो विद दिस, तो देखा आपने कैसे मैंने स्टेटमेंट 4 को पकड़ा और सबको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उसकी तो बात ही कहीं नहीं हो रही थी। तो घबराना नहीं है, ये डाइजेस्ट होता है। आते हैं इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली व्हाट वी कैन इन्फर। अब इन्फर क्या होता है, इन्फर उसी को कहते हैं भाई कि जो क्लियरली बोला नहीं गया है। तो पैसेज को रीड करने के बाद जो क्लियरली नहीं बोला गया, एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है, और आप अपने दिल सोचते हैं कि अच्छा ऑथर के इस पैसेज से हम ऐसा ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, ये हिडन मैसेज जो बिटवीन द लाइन्स होता है उसको बोलते हैं। सिंपल इसका तरीका यही होता है कि आप कुछ मत करो, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहली बात वही फर्स्ट 2 लाइन को ध्यान से पढ़ना, फिर टेक्स्ट को इग्नोर कर देना जो बीच में आते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लुकिंग फॉर द हिडन मैसेजेस इन टेक्स्ट, उसको फाइंड आउट करना, अपने दिमाग में खुद इमेजिन करना, एंड देन कि आप फिर एलिमिनेट करो, ठीक है। एक चीज़ और, जब आप ऑप्शन देखोगे और अगर उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जहाँ पर आउटसाइड पैसेज की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, इसका मतलब वो सही नहीं है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस जो होगा वो विद इन द कॉन्टूर ऑफ पैसेज ही आएगा। पैसेज के बाहर किसी भी फैक्ट्स की अगर जरूरत होती है दिए गए ऑप्शंस में उन स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, इसका मतलब वो इन्फ्रेंस सही नहीं होगा। इस एग्जांपल्स के थ्रू हम और बताने की कोशिश करेंगे कैसे टैकल करते हैं इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को। ओके, तो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है बेसिकली, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड from the passage given below above, from the passage given above. Okay, computers increasingly deal not just with abstract data like credit cards details in databases, but also with the real world of physical objects and vulnerable human bodies. Okay, कैसे देखना, एक्सप्लेन करेगा इसको कैसे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और vulnerable human bodies से डील करता है ये। A modern car is computer wheels, एरोप्लेन भी कंप्यूटर व्हील्स, एग्जाम्पल बता रहा है। The arrival of the IoT, Internet of Things, will see computers baked into everything from road signs and MRI scanners to prosthetics and insulin. Examples दे रहा है कैसे vulnerable human bodies में integrated है। There is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts. तो कह रहा है हम ज़्यादा ये trustworthy नहीं फिलहाल, क्योंकि हैकर्स, अब बोलेगा क्यों, हैकर्स have already proved that they can take remote control of internet connected cars and pacemakers. ओके, चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने खुद अपने दिमाग में पहले क्रक्स सोचा क्या है। तो क्रक्स बेसिकली ये बता रहा है कि ये कंप्यूटर का जो यूसेज इतना हो रहा है, वनरेबल बहुत ज़्यादा अपने आप में, अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप की बातें होनी चाहिए, बट लेट्स सी। तो मैं ऐसा इन्फर कर रहा हूँ कि सब कुछ मतलब सेफ नहीं है, बहुत क्लियर, मतलब ऑब्वियस है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ। मैंने पढ़ा कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ, यही तो पैसेज में बात कर रहा है। तो मे बी दिस में भी करेक्ट, कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक केयर, पैसेज में तो उसकी बात ही नहीं हुई। तो ये ऐसा इन्फ्रेंस है, इसको सपोर्ट करने के लिए पूरे पैसेज में कहीं बात ही नहीं हुई है। मैं इसी की बात कर रहा था कि ऐसा एक इन्फ्रेंस अगर मिल जाए जिसको सपोर्ट करने के लिए पैसेज में कोई बात ही नहीं हो, तो इसका मतलब वो गलत है। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, कहाँ सिक्योरिटी लॉज की उसने बात की हुई है। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट अवर लाइफ्स इन फ्यूचर। एक तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं की उसने, ठीक है, कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका बचेगा और कुछ है नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट में आइए इन्फ्रेंस पे ये क्वेश्चन आया 2020 में, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं कि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें। ठीक है, फिर आते हैं द पल्स वैरायटी, आई एम सॉरी, पूसा अरहर 16 हैज़ द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन ए पैडी ग्रोइंग अप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड इवेंचुअली इन ऑल ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो अरहर 16 है इसका पोटेंशियल है कि आप इन रीजन्स में और इवेंचुअली डिफरेंट कर सकते हो। उसको तक तो बेनिफिट्स बताएं। इट्स ईल्ड अबाउट 2000 kg per hectare will be significantly greater than, इसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, ग्रेटर देन दोज ऑफ द एग्जिस्टिंग वराइटीज एंड बिकॉज इट्स साइज विल बी यूनिफॉर्म। आगे बढ़ो, इट विल बी अमेनेबल टू द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव फीचर्स बता रहे हैं बेसिकली बेनिफिट्स क्या होंगे। एंड अट्रैक्टिव फीचर्स फॉर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया हु करंटली यूज दिस टेक्नोलॉजी फॉर द पैडी। तो बोला ना, पहली जो लाइन उसने बोली थी कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी ग्रोन इन द पैडी ग्रोइंग अ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो उसी को सपोर्ट कर रहा है वो, अगर आप देखोगे तो कि उनके पास ऑलरेडी इस टाइप की मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट है, अगर आप देखोगे तो। फिर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरहर स्ट्रॉ अलाइक पैडी स्ट्रॉ इट्स ग्रीन एरिड कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सॉइल, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि अरहर के केस में ये लफड़ा ही नहीं, अगर आप देखोगे तो। इन पैडी स्ट्रॉ द प्रॉब्लम इज हाई सिलिका कंटेंट, वो एक्सप्लेन कर रहा है, विच डज नॉट allow for easy decomposition in case of the arhar. The farmer, even after combine harvesting, just needs to run a rotavator to cut the leftover straw into pieces. That's it. मतलब कितना आसान है जो leftover हो जाता है उसको यूज करना, which can be plowed back and decompose very fast. All this is difficult with leftovers paddy stocks that cannot be easily salvaged or plowed back. बेसिकली बता रहा है कि पैडी का कितना अच्छा एक अल्टरनेटिव अगर देखोगे तो क्रक्स बेसिक क्या है कि अरहर 16 एज एन अल्टरनेटिव टू पैडी कल्टीवेशन, ये है वही है क्रक्स। तो हमें इन्फ्रेंस देखना है, इसी का राउंड निकालना है, ठीक है। और जब हमें इन्फ्रेंस इसी का राउंड निकालना है तो मैं जाऊँगा नीचे और देखूंगा कौन सा ऐसा स्टेटमेंट पकड़ लूँ कि जिससे उसको रीड करने से बाकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़े। तो ए में क्या है, 235 दिया है, 145 दिया है, सी में 23 दिया है, 14 दिया है। तो अगर मैं 2 पढ़ लूँगा और अगर 2 गलत हो गया तो मेरे पास बचेगा बी और डी, और अगर मैंने 1 पढ़ लिया तो फिर मेरे पास बचेगा ए और सी, और अगर मैं 3 पढ़ लिया तो मेरे पास बचेगा बी और डी, और 4 पढ़ लिया तो फिर बचेंगे। मतलब कोई भी आप स्टेटमेंट पढ़ लो, 3 तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, 2 एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप देखो तो, ठीक है, ओके। तो चलिए कोई भी रीड कर लेते हैं। फार्मर्स इनकम विल बी हायर विद पल्स कल्टीवेशन देन द पैडी कल्टीवेशन। आई डोंट थिंक इसकी उसने बात कही है यार, अगर आप देखोगे तो फार्मर इनकम की बात ही नहीं कर रहा है वो। तो फार्मर इनकम की जब बात ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दूंगा और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दूंगा। बचा मेरे पास 235 एंड सी ऑप्शन 23। पांचवा देखते हैं, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इज द मेन कॉज ऑफ स्टबल बर्निंग। ये 2 वर्ड्स को दिए गए पैसेज को क्लब करके कंफ्यूज कर रहा है, बट इसमें ऐसा कहीं उसने नहीं बोला है। ये भी तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होगी अगर आप देखोगे तो, जो हम अरहर 16 को अगर लाएंगे तो वो भी तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होगी, लेकिन बता रहा है कि एक सोल्यूशन है क्योंकि उसको फिर से आप प्लाउड बैक कर सकते हैं, स्टबल बर्निंग नहीं होगी। तो स्टेटमेंट 5 5th भी बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट है। वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी, दैट इज वी कैन सॉल्व इट। बाकी खुशी के लिए आप 2 और 3 पढ़ लीजिए। पल्स कल्टीवेशन कॉजेज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू पैडी कल्टीवेशन, कॉजेज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू, हाँ क्योंकि स्टबल बर्निंग नहीं होगी, मे भी करेक्ट है। इन्फर किया जा सकता है क्योंकि इसकी सपोर्ट है पैसेज में अगर आप देखोगे तो, क्योंकि स्टबल बर्निंग रोक रहा है। पल्स स्टॉक कैन बी यूज टू इंप्रूव द सॉइल क्वालिटी, तो पैसेज में बोला ही गया है। तो देख रहा हूँ इन 2 इन्फ्लुएंसेस का पैसेज में सपोर्ट है, हेंस 2 and 3 करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं 2024 का क्वेश्चन है, फिर वही पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज है। ओके, क्या है, टुडे इफ यू कंसीडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन एंड पेरिस as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precinct. Fine, कुछ बता रहा है कि कुछ अप्रोच की गई थी, इस वजह से वैसे हैं, इस वजह से आइकॉनिक हैं। अब शायद उसी के बारे में, उस अप्रोच के बारे में एक्सप्लेन करेगा। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम्स
प्लान्स कैरिंग हैवी सिस्टम्स अप्रोच, तो उन्हीं प्लान के बारे में आई गेस एक्सप्लेन करेगा. द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल, कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स हैं. ओके, उसने बता दिया कि इनकी बैकबोन क्या है. अब द सिस्टम्स थ्योरी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल, स्पेशियल एंड कल्चरल डिजायरेबल्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल्स यूजिंग कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स, optimization and algorithmic way of formulating and solving problems. Okay, the early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners. हैं गुड. तो बता रहे कि कैसे करिकुलम से लिंक किया गया है पूरी प्लानिंग को. और प्लानिंग अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिसिप्लिन पर है. कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स, एल्गोरिथम का भी उसको नॉलेज होना चाहिए अगर आप देखोगे तो. ठीक है, फिर क्या कह रहा है. द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगैन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग स्पॉन्ड सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियर्स प्लानर्स हु वर एक्सपर्ट इन दोज डोमेन्स, इन दीज डोमेन्स. दिस वॉज बिकॉज these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in social sciences, geography, architecture. ये different disciplines की बात कर रहे हैं. प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट है. तो मैं अपने दिमाग में अगर सोचूंगा तो ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है कि एक प्लान उधर बनाए गए थे जो एक हैवी सिस्टम अप्रोच को करता था. और प्लान अगर देखोगे क्या था कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के नॉलेज को यूज कर रहे थे वो. अगर आप देखोगे तो क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच थे. अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप का है. ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस यही हो सकता है कि मैंने क्या बोलता है, इन्फ्लुएंस ये होता है कि क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो. तो इंडिया में ये अप्रोच नहीं है तो जैसे इंडिया की प्लानिंग फेल होगी, ये हो सकता है. ठीक है, या फिर इंडिया को ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ इस टाइप का है. चलिए देखते हैं क्या है. करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इसका सपोर्ट है क्योंकि न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे सिटी इसी अप्रोच की वजह से डेवलप हुए हैं. तभी वो कह रहा है कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए. करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. तो देखो, सोशल साइंस, दिस वॉज बिकॉज दीज वेरी सब्जेक्ट्स वर एब्जॉर्ब्ड इन टू द प्लानिंग करिकुलम दैट हैड रूट्स इन सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर. तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए. देन इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स. इसकी तो बात ही नहीं हो रही है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर. इसकी बात नहीं हो रही है. उसने बोला कि हाँ, इसने बोला कि डिफरेंट है, बट ये कुछ नहीं बताया है कि लोकल अफेयर्स, मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद क्रोनिक प्रॉब्लम्स ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स. इन सब की कहाँ बात हुई है. विद हाई डेंसिटी पॉपुलेशंस एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन अर्बन एरिया. वो कहाँ ये सब बात हुई है, बात ही नहीं. तो इसको भी एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो, इसको भी एलिमिनेट करो. वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए. दैट क्लियर. तो देखो, एलिमिनेशन से ही कितनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और जो आप सोच भी रहे हो कॉन्फिडेंस भी देता है आपको कि हाँ मैंने यही सोचा था. देन अगला क्वेश्चन आता है. अगला क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, और फिर इसने नहीं पूछा है कि रेशनल इन्फ्लुएंसेस क्या है इसके. अगर आप देखोगे तो दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस पैसेज. अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर, 1/3 फूड produced for human consumption is lost or wasted globally. ओके, अब इसको एक्सप्लेन करेगा कैसे. फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन. अब बताने लगा कैसे कर रहा है. फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन. ओके, देन इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन. अबाउट 45% हो गई. जब फूड वेस्टेज कम होगा, फूड वेस्टेज जब ज़्यादा होगा तो आप और प्रोड्यूस करते हो, और ज़्यादा कल्टिवेशन करते हो, तो लैंड डिग्रेडेशन इज अबाउट 45% हो जाएगा. मेनली क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. आप ज़्यादा कल्टिवेशन करोगे नए एरियाज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए. अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा ही. जब आप जितना प्रोड्यूस करो उसी को नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो फूड स्कार्सिटी होगी. उसको इन रिटर्न फिर आप और प्रोड्यूस करोगे तो और रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो और रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, तो बेसिकली क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम होगा. द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट्स इन अबाउट 3.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2. तो बता रहा है कि वेस्टेड फूड की वजह से जो एनर्जी स्पेंड हुई उसमें कितना कार्बन एमिशन हुआ है. डिके ऑफन लीड्स टू हार्मफुल एमिशंस ऑफ अदर गैसेज इन एटमॉस्फेयर. उसको एक्सप्लेन करने लगा है, वही फिर सपोर्ट कर रहा है. एड्रेसिंग द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड इन ऑल फॉर्म
in all forms, it's critical to complete the cycle of food efficiency and food sustainability. Food efficiency and food sustainability. Okay. Addressing the loss and wastage of food in all forms, it's critical to complete the cycle of food efficiency and food sustainability. Okay, इन्फ्लुएंस हमें निकालना है इसमें. अब जब हमें इसमें इन्फ्लुएंस निकालना है तो सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है. आइए पढ़ते हैं. द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो मैंने क्या बोला था, अगर मैं कहीं से ये निकाल लूँ, नीचे पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 1 2 3, बी में 2 3, सी में 1 3 4, डी में 1 2 4. अगर मैं कहीं से निकालूँ स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, या ये निकालूँ 2 इनकरेक्ट है, या ये निकालूँ 3 इनकरेक्ट है, तो मेरे बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे. चलो देखते हैं, पहला पढ़ के देखते हैं. द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड. यहीं पर ख़त्म हो गया. एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया उन्होंने. जब एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया तो अपने आप क्या हो जाएगा भाई, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. जैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आप ए गया, आपका सी गया, और आपका ऑप्शन डी गया. वी आर लेफ्ट विद बी. पढ़ लेते हैं 2 और 3 को भी. लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज. यही तो उसने बोला है ऊपर से ही कि कैसे कि द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन. फिर स्टेटमेंट 3 क्या है, रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट है. तो इंटर्न उसने क्या बोला, देखो कि इंक्रीजिंग वेस्टेज जब होता है तो लैंड डिग्रेडेशन होता है बाय अबाउट 45%. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो रही है, एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है. द एनर्जी इसमें स्पेंड होती है इसमें, और 3.5 बिलियन टन्स कार्बन एमिट होता है. तो अगर आप जैसे उसका उल्टा कर दें कि आप फूड वेस्टेज कम कर लें तो आपको कम रिसोर्सेज यूसेज करना पड़ेगा, तो अपने आप आपका क्या होगा, लेसर कार्बन फुटप्रिंट होगा. सही तो है 2 और 3. आगे बढ़ते हैं. सो विद दिस ऑप्शन इसका अगर आप देखोगे तो बी सही है. क्लियर. नेक्स्ट में आते हैं. एजम्पशन क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एजम्पशन बेसिकली क्या होता है कि ऑथर जब अपना आर्गुमेंट पास करता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक सर्टन एजम्पशन होता है कि ये तो सही है, पर वो अपने पैसेज के थ्रू बताता नहीं है, और फिर उस आर्गुमेंट को डिफरेंट फैक्ट से, एग्जाम्पल से प्रूव करता है. अगर आप स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी हैं तो पॉजिटिविस्ट के क्या होते हैं, एजम्पशंस होते हैं. ठीक है. और फिर वो उस एजम्पशन के बेसिस पर अपनी थ्योरी बनाते हैं. ठीक है. जैसे मार्क्स का क्या है एजम्पशन, अगर देखोगे तो वो बेसिकली उन मार्क्स का अगर देखोगे एजम्पशन यही है कि सारी रियलिटी जो होती है सोसाइटी की वो इकोनॉमिक बेसिस पर है. तो ये कार्ल मार्क्स का एजम्पशन है. फाइन. तो और फिर उसके बेसिस पर अपनी थ्योरी propound करते हैं. तो ऐसे आरसी के पैसेज में ऑथर क्या करता है, अपना आर्गुमेंट देता है विदाउट एक्सप्लिसिटली टेलिंग अबाउट द एजम्पशन. दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे डिबेट होते हैं ना, गॉड इज फॉर्मलेस और गॉड एज अ फॉर्म. 2 टाइप के इन जनरल क्या है, रिलीजन तो डिफरेंट टाइप के हैं, बट अगर देखो मोटा मोटा 2 टाइप के रिलीजन है. गॉड के पास फॉर्म है, गॉड के पास फॉर्म नहीं है. तो लेट्स अगर कोई रामायण महाभारत मानता है तो ये बात तो पक्के तौर पर ट्रू है कि वो मान के चल रहा है कि भगवान के हाथ पैर सब होते हैं, वरना फिर रामायण और महाभारत क्यों मानेगा. राइट. सो तो आप समझ सकते हो, अगर आपने बोला गॉड इज फॉर्मलेस और फिर उसके ऊपर आप पूरी कहानी बना ले रामायण और महाभारत की, तो मानेगा ही क्यों वो. तो रामायण और महाभारत का बेसिस ही अगर आप देखोगे, गॉड हैज अ फॉर्म. इज दैट क्लियर. ये होता है. तो बेसिकली एजम्पशन ये होगा कि अगर आप उसके एजम्पशन को चैलेंज कर दें तो इंटायर उसका आर्गुमेंट कोलैप्स हो जाएगा. तो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट कि ये एजम्पशन है. तो बेसिकली व्हाट मस्ट बी द ट्रू बिफोर दिस आर्गुमेंट कैन एग्जिस्ट. ऑथर ने जो आर्गुमेंट बोला है वो आर्गुमेंट कब तक ट्रू स्टैंड कर सकता है, वो किस पर कि कोई प्रीवियस स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए, तभी सब्सिक्वेंट जो आर्गुमेंट उसने बनाया वो ट्रू होगा. तो बेसिकली एजम्पशन क्या आता है, आर्गुमेंट के पहले आता है. इज इट क्लियर. तो हमें बेसिकली क्या करना है कि ये फाइंड आउट करना है कि ऑथर ने जो आर्गुमेंट बनाया है वो आर्गुमेंट ट्रू हो, इसके लिए उसने क्या एज्यूम किया होगा. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बट
वेरी इजी, ट्रस्ट में। अगर आप अपने दिमाग में ये रखते हैं कि ऑथर ने क्या सोचा होगा ये अपने ऑर्गन बनाने से पहले, अगर आपने ये ऑथर्स के माइंडसेट से रीड करना शुरू कर दिया, अपने आप एजम्पशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा अगर आप देखोगे तो। चलिए, तो 2023 का क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रेशनल एजम्पशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। पहली लाइन में क्या बोला, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरी लाइन क्या हो रहा है, सब्सटेंशियल चेंज अगर लाइफ स्टाइल में कर दो तो आप एनवायरमेंटल और हेल्थ दोनों प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, मतलब लेकिन ये जो आइडिया आप बोल रहे हो ना कि सब्सटेंशियल लाइफ चेंजेस इन लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लो तो ये एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगली लाइन में ये एक्सप्लेन करोगा क्यों। With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia। तो बेसिकली ये कह रहा है कि environmental problems के साथ इंडिविजुअल क्या सोचता है कि मेरे अकेले करने से कुछ होगा नहीं, और बात भी सही है, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। तो इंडिविजुअल उसकी वजह से कोई एफर्ट ही नहीं लेता, therefore lead to inertia। क्या चलता है, छोड़ो यार। फिर अगली लाइन में फिर बताया, फिर अगली लाइन क्या बताएगा, तो उसने बता दिया कि environmental प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एनर्सिया है, और एनर्सिया क्यों है, लाइफ स्टाइल चेंज करने का, कि उसके अकेले करने से कुछ होगा नहीं। अब बताएगा कि कैसे सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल बोला है कि हेल्थ प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है अडॉप्ट। तो देखना, हेल्थ के बारे में बताएगा। विद हेल्थ ऑन द अदर एंड इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, and yet barring a few there seems to be some same collective lethargy towards making their choices। तो कह रहा है कि हेल्थ के मैटर में हाँ यहाँ पर इंडिविजुअल एफर्ट डाले तो जीवन और मरण टाइप के डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, बट यहाँ भी वो एक्शन लेता नहीं है। तो अगर आप देखोगे, मतलब कलेक्टिव लेथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइस। तो अगर मुझसे कोई इससे पूछेगा क्रक्स क्या है, तो क्रक्स बेसिकली ये बोलेगा, मेरे से अगर कोई पूछेगा तो क्रक्स इसका बेसिकली ये है कि सब्सटेंशियल चेंजेस जो लाइफ स्टाइल है और वो कैसे हेल्थ और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, है ना। तो मैं बोलूँगा इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग टू सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफ स्टाइल इन टैकलिंग एनवायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके बारे में बात बता रहा है। अब इसने पूछा एजम्पशन इसने क्या बनाया होगा, अगर आप देखोगे तो एजम्पशन अगर देखोगे तो इस आर्गुमेंट को एज्यूम इसने किया होगा कि अगर आप अपने मन में सोचना चाहोगे तो ये सोचा होगा कि ये मान के चल रहा होता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इंडिविजुअल तो कर ही नहीं सकता है, और यही मान के चल रहा है कि जो हेल्थ प्रॉब्लम इंडिविजुअल कर सकता है बट करना नहीं चाहता है। ठीक है, और उसका क्या रीज़न है ये उसने हमें बताया नहीं है, कि लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करना चाहता है हेल्थ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ये उसने बताया है, पर क्यों नहीं करना चाहता ये उसने नहीं बताया अभी। तो ये हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहता, हो सकता है उसको लगता हो कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, कुछ इस टाइप का हो, या हेल्पलेस है, दोनों एजम्पशन हो सकते हैं बेसिकली। बट लेट्स गो थ्रू द पैसेज। तो एजम्पशन देखिए, मैंने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा, और मैंने 2-3 एजम्पशन सोच लिए कि ये हो सकता है, बट लेट्स सी देखते हैं क्या है। Okay, we are likely to spend more money on cure than preventions. Maybe, may not be, I don't know. Let's see. It is the job of the government to solve our environmental problem and public health problems. इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है गवर्नमेंट की पूरे डिस्कशन में, अगर आप देखोगे तो ये एज्यूम इसने कहीं किया ही नहीं, तो बात कर रहा है कि इंडिविजुअल कर सकता है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड। पहली ही लाइन को निगेट कर रहा है, जबकि कितना गलत है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भैया जब तक आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं टैकल करोगे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती। अब इसी को निगेट कर रहा था, ऑप्शन सी भी गया। डी, लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़। वेस्टर्न वैल्यूज़ की डिस्कशन ही नहीं हो रहा है ब्रो, इस वजह से सी भी गया।
बचा सिर्फ यही है जो मैंने आपको एजम्पशन मैंने दो सोचे थे कि ये वो हेल्पलेस है या तो सोच रहा है कि जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मतलब क्या, जब क्रिटिकल स्टेज आ जाएगी तभी देखेंगे। तो वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। क्योर क्या होता है, जब एकदम बेड रिटर्न हो गया तभी हॉस्पिटल जा रहा है, पहले कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। फाइन, तो विद दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइन, नाउ कमिंग टू द एजम्पशन 2023। एजम्पशन 2023 में अगर आप आएंगे तो इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, एजम्पशन ही पूछ रहा है, वाइल कीपिंग पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। वो कह रहा है कि इंडिया को इंश्योर करना चाहिए ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम उसको सिटीजन के जो पर्सनल डेटा है उसको सिक्योर एंड प्रोटेक्ट रखना चाहिए। फिर बताएगा क्यों, देखना वही बताएगा क्यों। नो वन विल इनोवेट इन सर्विलांस और एनवायरमेंट और इन ए प्लेस वेयर एन इंडिविजुअल्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो बता दिया कि भाई डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती है अगर आपने एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं बनाया है। ये उसने अगर देखा जाए तो एज्यूम ही कर लिया है, ये अगर आप देखोगे तो क्यों मान के चल रहा है। तो बेसिकली इनोवेशन नहीं होगा अगर आप उसके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ डेटा मस्ट रिसाइड, उसी को फिर सपोर्ट कर रहा है, विद द इंडिविजुअल्स हु जनरेट इट। दे शुड बी एनेबल टू यूज, रिस्ट्रिक्ट और मोनेटाइज इट एज द विश। देयरफॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज शुड इनेबल द राइट काइंड ऑफ इनोवेशंस, वन दैट इज यूजर सेंट्रिक एंड प्राइवेसी प्रोटेक्टिंग। तो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। एजम्पशन इसका यहीं पर लाई कर रहा है कि जब तक आप प्राइवेसी नहीं इंश्योर करोगे तो ग्रोथ होगी ही नहीं। ओके, देखते हैं इसने क्या सोचा। मैंने तो यही सोचा है, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी इट नॉट जस्ट रॉ बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। हाँ, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो तो रही है कि अगर आप प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे, प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी कह रहा है, इट इज नॉट जस्ट राइट बट इट हैज़ वैल्यू टू द इकोनॉमी। बात भी सही है, हाँ और क्या, कि जब तक आप प्रोटेक्ट उसके राइट्स नहीं करोगे तब तक डिजिटल इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, इनोवेशन नहीं होगा भाई, इनोवेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। बोला ना, दूसरी लाइन में बोल रहा है, यही तो उसका जंक्शन था कि प्राइवेसी प्रोवाइड करो, इनोवेट लोग करेंगे, नहीं प्रोवाइड करोगे कोई इनोवेशन नहीं होगा। आई विल गो विद सी, बोथ करेक्ट, ये इसका आंसर भी है, ऑप्शन सी करेक्ट इसका। नाउ कमिंग टू दिस 2023 क्वेश्चन है, फूड एंड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज। कोई एजम्पशन इसने पूछा है और डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। तो एक्सप्लेन करेगा कैसे फूड कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुए। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशियस फूड सच एज मिलेट्स। ओके, मतलब मिलेट्स कह रहा है कंजम्पशन गायब ही हो गया, ऐसे चेंज हुआ फूड कंजम्पशन पैटर्न। वाइल फूड गेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज ओवर 5 times सिंस इंडिपेंडेंस, इट हैज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस्ड द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। Okay, for long, the agriculture sector focused on increasing food। तो बेसिकली वो बात क्या कर रहा था कि फूड प्रोडक्शन क्रेन तो 5 times बढ़ गया है सिंस इंडिपेंडेंस, बट इट हैज़ नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसने एड्रेस नहीं किया है। ओके, फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टेपल्स। कह रहा बहुत समय से स्टेपल प्रोडक्शन में फोकस किया गया, विच लेड टू द लोअर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ इंडिजिनस ट्रेडिशनल क्रॉप्स एंड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स। बेसिकली बता रहा है कि टिल्ट जो बायस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पैटर्न है उसकी वजह से भी क्या कहते हैं कि ये फ्रूट्स और अदर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट किस पे इम्पैक्ट करेगा, कंजम्पशन में भी इम्पैक्ट करेगा या मैलनरिशमेंट की ओर लीड करेगा हमें, इम्पैक्टिंग फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। वही जो मैंने भी बोला, फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन परपेचुएट the food and nutritional security problem by degrading the quality of land, water, food derived through them। बेसिकली जो राइस बॉल ऑफ द कंट्री यानी पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हो रहा है वही किसी बात कर रहा है अगर आप देखोगे तो। अगेन तो मैं इसका क्रक्स सोचूंगा तो क्रक्स बेसिकली क्या बता रहा है कि कुछ बायस्ड क्या कहते हैं कि अनसस्टेनेबल या बायस्ड पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हुआ है और फूड कंजम्पशन चेंज हुआ है और दैट इज डायरेक्टली चैलेंजिंग क्या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर कर रहा है। ये है इसका क्रक्स। अब इसमें एजम्पशन अगर आप देखोगे तो एजम्पशन बेसिकली एजम्पशन अगर आप इसमें देखोगे तो बहुत सारे इसमें एजम्पशन हो सकते हैं कि ये मान के चल रहा है कि मैं अगर दो तीन अगर एजम्पशन में सोचूंगा कि
एक एजम्पशन ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से ही लोगों की इकोसिस्टम खराब हो रहा है, ये भी एक हो सकता है एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है, गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तीसरा एजम्पशन ये भी हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर है वो इसी सर्टन टाइप की क्रॉप्स को कर रहे हैं, हो सकता है कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव, कुछ इस टाइप के मैं बना सकता हूँ, बट चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो मैं अगर ऑप्शन रीड करूँगा A 1 to 4, B 2 3, C 3 4 और D 1 2 3 4, अगर मैं कहीं से फाइंड आउट कर लूँ कि ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है, मेरा लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स रीड ऑप्शन 4। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज। ओके, and government offers remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity। ये assumption likely to be करेक्ट या इनकरेक्ट हो सकता है, बट लेट्स सी। मतलब एक्चुअली में आउट ऑफ द टॉपिक भी है, क्योंकि इसने कहीं भी ये बोला नहीं है कोई, मतलब इसका सपोर्ट नहीं मिला पैसेज में। अगर आप देखोगे तो जब इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हम स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से डी गया, सॉरी, और सी गया और ए गया। और थोड़ा सा अगर रीड करते हैं, चलिए देखते हैं। डिपेंडेंस 2 and 3 रीड करते हैं लेट्स से, या पहला रीड करते हैं। टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसकी तो बात ही नहीं हो रही यार। 1 की वजह से ए गया और 1 की वजह से डी गया। वी आर लेफ्ट विथ 2 and 3, 3 and 4। 2 and 3 को रीड करते हैं। डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। ये तो इसका तो मुझे एविडेंस भी मिल रहा है, पैसेज में बार बार चीख के बोला हुआ है कि डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स। बोला ना कि इंटेंसिव मोनोकल्चर agriculture practices can perpetuate food and nutritional security problem by degrading quality of the land। quality of the land basically ecosystem और nutritional security related to health। इस वजह से 2 तो करेक्ट है। थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। 2 and 4 मैं टिक कर सकता था, बट 2 and 4 तो उसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो 2 तो पक्के तौर पर करेक्ट है। तो मेरा जो डाउट था कि 4 करेक्ट हो गए, क्योंकि 2 तो पक्के तौर पर उसका सपोर्ट तो है डायरेक्ट पैसेज में। 4 का डायरेक्ट पैसेज में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं है, मैंने एज्यूम जरूर किया था, आई डू इट नॉट, बट इसका डायरेक्ट पैसेज में सपोर्ट नहीं। वही बोला एजम्पशन बेसिकली क्या होगा, एजम्पशन होता है कि ऑथर कोई आर्गुमेंट बना रहा है, उसके पहले उसने कुछ सोचा होगा। थ्रू आउट हिज आर्गुमेंट में उसने कहीं भी गवर्नमेंट सपोर्ट की बात ही नहीं कही है, एंड हैंस फोर्थ हम वो एज्यूम लाइकली इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इधर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एजम्पशन 2024, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। व्हेन ए चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस देयर इज apt to be I guess something interesting, to be a conflict between the parents and the child since the latter considers himself to be now by quite capable of managing his own affairs। वो कह रहा है कि जब बच्चा एडोलेसेंस एज में होता है तो कुछ कन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चों को मानता है कि वो 30 बार खान बन चुका है वो बेसिकली। मतलब डोंट गो बाय दिस जोक। वेल द फॉर्मर आर फिल्ड विद द पेरेंटल सॉलिट्यूड, जबकि पेरेंट्स के बारे में बोल रहा है कि वो अपना समझते हैं कि उनके पर्टिकुलर विच इज़ ऑफन डिस्गाइज फॉर द लव फॉर पावर। बेसिकली वो सोचते हैं कि हम उनके पेरेंट्स हैं तो हमें डिसाइड करेंगे। तो एक सर्टन काइंड ऑफ वी आर द कर्ता धर्ता ऑफ आवर चाइल्ड, बेसिकली एक अथॉरिटी टाइप की होती है अगर आप देखोगे तो। पेरेंट्स कंसीडर यूजली दैट द वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स विच अराइज इन द एडोलेसेंस आर पेक्युलरली देयर प्रोवेंस। ओके, वो बताएं हम ही प्रॉब्लम, पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं हम ही प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर प्रोवाइड कर सकते हैं। द ऑप्शन एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डॉगमेटिक, मतलब कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, दैट द यंग सेल्डम कन्फाइड इन देम एंड यूजली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट। तो सुन लेता है बट करता अपने मन की, बेसिकली आप देखोगे तो कि चुपचाप में सुन ले, इग्नोर करता रहता है, बट वो अपने डायरेक्शन में चलता रहता है, वो इसकी बात कर रहा है। चलिए रीड करते हैं। एजम्पशन इसमें क्या है। एजम्पशन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका एजम्पशन क्या है, तो
ये मान के चल रहा है कि कुछ चीज़ें मान के चल रहा है। पहली चीज़ मान के चल रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट होता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच, और ऐसा इस वजह से होता है कि पेरेंट डॉगमेटिक, ये इसका जम्सन है। ये इसने लिबरल पेरेंट्स के बारे में सोचे नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चल रहा है कि पेरेंट्स लिबरल वो डॉगमेटिक होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। और जो लव ऑफर करते हैं वो बेसिकली क्या है, लव होता नहीं, वो पावर एक्सर्शन होता है। ये उसका वो है। आउट ऑफ केयर भी तो पेरेंट्स यार केयर करते हैं, उनको पता है कि भाई ये बच्चा कल को दारू पीने की कोशिश कर रहा है तो बर्बादी होगा, तो आउट ऑफ केयर है। यू कैन नॉट क्लेम कि ये जो भी कुछ एक्शन हो, जो भी कुछ पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं अल्कोहल पीने के लिए, वो आउट ऑफ लव है, केयर है, अथॉरिटी नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। बट ऑथर मान के चल रहा है कि नहीं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं इन द गार्ब ऑफ लव। दैट्स नॉट फैक्ट, बट एनीवे दैट्स डिफरेंट वे, बट एजम्पशन ऑथर का ये है बेसिकली। 2-3 एजम्पशन बेसिकली ये हो सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, द एडोलेसेंट डज नॉट फील कंफर्टेबल विद हिज पेरेंट्स बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। यही तो मैंने बोला था, ये वाला कि लव इन द मतलब प्यार की आड़ में पावर एक्सर्ट करना, ठीक है। ये ऑथर का जम्सन था। द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन, सॉरी नॉट बी, बट ओनली ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब ये होता है बेसिकली कि हमने कोई पैसेज रीड किया, ठीक है, और उसका एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है पैसेज का, ठीक है, और तो वो कंक्लूजन हो जाएगा। बट ये ऐसा कंक्लूजन नहीं होता अगर आप देखोगे तो। ये बेसिकली ये हो जाएगा कि एक तरीके से कि जो आर्गुमेंट पेश हुआ और जो इसके बाद जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस आया है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसका जो बोल सकते हैं कि ब्रांच आउट हो सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो स्टेटमेंट और ब्रांच आउट हो सकते हैं, जो डायरेक्ट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं, वो कोरोलरी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मान लो एग्जांपल ये है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूसेज रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन एंड अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। ये पैसेज लेट से था। अभी पैसेज क्या बोल रहा है कि सोशल मीडिया का अगर ज़्यादा यूज करते हो तो इससे अटेंशन स्पैन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती है, अटेंशन स्पैन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों कम होती हैं, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसमें लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन यही है कि भाई अगर आप एक्सेस यूज सोशल मीडिया करते हो तो आपका अटेंशन कम होता है, ये लॉजिकल कंक्लूजन है, ठीक है। कोरोलरी इसमें क्या हो सकती है, पीपल हु लिमिट सोशल मीडिया यूज आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव। देखो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस मैंने क्या निकाला था कि उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका अटेंशन स्पैन कम हो सकता है, ये पैसेज में ही दिया हुआ है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट लिंकेज अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट का है किससे, पीपल हु लिमिट सोशल मीडिया यूज आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव। तो जो भाई सोशल मीडिया यूसेज अपना कम कर लेता हो तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है प्रोडक्टिव हो, क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन ज़्यादा होगा, राइट। तो आप देख सकते हो कोरोलरी जो होता है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो ऑथर ने बनाया पैसेज में उससे डायरेक्ट कनेक्शन रखता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली जो कोरोलरी होता है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है। आपने पैसेज रीड किया, पैसेज में कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, पैसेज रीड किया, पैसेज में एक कॉज इफेक्ट जाता है और टुवर्ड्स द एंड फिर उसका इफेक्ट एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस एक्सप्लेन किया गया उस पैसेज में, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आ जाए जो उससे रिलेटेड हो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, वो कोरोलरी हो जाता है। जैसे मैं आपको सोशल मीडिया में एग्जांपल बताया, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को तो बेसिकली कोरोलरी क्या है, इट हैज स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद द लॉजिकल कंक्लूजन, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो निकाला गया है। बट अब कंफ्यूजन यहाँ पे इन्फ्रेंस से भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस कई सारी निकाली जा सकती हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के बाद। तो इन्फ्रेंस में अगर आप देखोगे एलिमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाता है, बट कोरोलरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है कॉन्सिक्वेंस के साथ, फाइन। तो कोरोलरी इज स्ट्रॉन्गर देन इन्फ्रेंस होता है। अब अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो सिंपल सी बात है, कोरोलरी अगर आप देखोगे कोरोलरी स्टैंड किस पे करती है, कोरोलरी इस बात पे स्टैंड करती है कि ऑथर ने जो बोला है वो 100% ट्रू है, तभी जो कोरोलरी में बता रहा हूं वो ट्रू होगी, फाइन। तो बेसिकली आपको
आइडेंटिफाई करना कोर आर्गूमेंट क्या है, बेसिकली इंट्रो कंक्लूजन में पता चलता है। फिर क्वेश्चन आप अपने आप से पूछे कि अगर ऑथर 100% करेक्ट है देन व्हाट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो ऑथर ने जो बोला है मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, व्हाट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो ऑथर ने जो बोला है और वो 100% ट्रू है देन व्हाट मस्ट ऑल्सो बी ट्रू, दैट इज द कोरोलरी। बट अगर ये हो जाए कि ऑथर ने कुछ बोला है एंड व्हाट मे बी ट्रू, व्हाट मे बी ट्रू, तो वो इन्फ्रेंस है, मैं क्या क्या इन्फर कर रहा हूं, टर्म्स पता चल रहा है। दूसरा, पैसेज के कंटूर में भी आपको लिमिट करके रखना है। अगर उस कोरोलरी का एविडेंस पैसेज में नहीं मिल रहा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ट्रैप अगर आप देखोगे एक्सटर्नल नॉलेज एग्जामिनर्स यूज करता है, उसमें स्टेटमेंट में दिखाएगा कोरोलरी पर होता नहीं है। इमोशनल इंटरप्रिटेशन करा देगा तो आप बह जाओगे, ठीक है। फिर इन्फ्रेंस को कोरोलरी से कंफ्यूज करता है, बट मैंने बता दिया कोरोलरी क्या होता है, इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद लॉजिकल कंक्लूजन, बट इन्फ्रेंस वाइडर मतलब नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, मे का एलिमेंट होता है बेसिकली, बट कोरोलरी मस्ट होता है। इसका पक्के तौर पर कनेक्शन होता है लॉजिकल कंक्लूजन से जो पैसेज में बना है, ठीक है। आगे आते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। कोरोलरी का है ये, व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल कोरिलेशन, दिस इज सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक से, कोरोलरी है टू द अबव पैसेज है, ओके। द रूरल पुअर across the world including India have contributed to the human induced climate change. Rural poor across the India have contributed little to the human induced climate change, yet they are on the front line in coping with its effect. कह रहा है कि रूरल पुअर जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग इंडिया में भी, उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज कम हुआ, बट सबसे ज़्यादा बीरिंग उन्हीं के ऊपर होती है। फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेज फॉर रेनफॉल्स एंड टेम्परेचर्स and the more frequent and extreme weather events such as droughts and floods can spell disasters हैं, ओके। बता रहा, देख रहे फार्मर्स को सबसे पहले टैकल किया है अपने इस आर्गुमेंट में कि रूरल पोर्स में कौन आएंगे, फार्मर्स आएंगे, और एक्सप्लेन करा बेसिकली पहली लाइन को कैसे वो क्लाइमेट वो कंट्रीब्यूट कम करते हैं बट क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बियर कर रहे हैं। एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स सच एज सी लेवल राइज एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन वाटर सप्लाई। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फॉर्म्स की बात करने लगा। As many as 2 billion people है worldwide depend on them for their food and livelihood. Smallholder farmers in India produce 41% of the country's food grains and other food items that contribute to the local and national food security. तो बेसिकली इस पूरे पैसेज में बात की है कि कैसे रूरल पुअर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस, और हाउ उनके ऊपर जो क्राइसिस आ रहा था, हाउ इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द थ्रेट टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये है। अब कोरोलरी देखना इससे क्या राउंड हो सकते हैं। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ने बता दिया कि भाई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है पूरे पैसे में, क्या कर रहा है कि जो रूरल पुअर है, और उसने एग्जाम्पल रहे स्मॉल फार्मर्स का, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस निकाला कि सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस ने ये निकाला कि इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी थ्रेट में आ सकती है। अब देखो इसी के आसपास दूसरे स्टेटमेंट्स आएंगे इस लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के बाद, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एजेंडा रिगार्डिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि इसका अब देखो पैसेज में डायरेक्ट इसका सपोर्ट भी है कि स्मॉल होल्डर्स की वजह से क्या, स्मॉल जो फार्मर्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से, उसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन इम्पैक्ट होने से क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी थ्रेट में है। तो कह रहा है कि जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कितना लॉजिकली कनेक्टेड है विद कॉन्सिक्वेंस। पुअर कंट्रीज हैव लिटिल टू रोल प्ले इन द मिटिगेशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, इसका तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा कहीं पैसेज में। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव द फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये भी बात नहीं हो रही है। और इनफैक्ट इंडिया का तो उसने एग्जाम्पल दिया इंक्लूडिंग इंडिया कैसे प्रभावित होगी। ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर, इसकी बात नहीं, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया तो उसको डिलीट करते हुए लेफ्ट इज ओनली ऑप्शन ए, ठीक। अब कोरोलरी 2019 में आते हैं। Okay, with the digital phenomena restructuring most social sectors, it is little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt to preemptively colonize it. तो कह रहा है कि डिजिटल फिनोमेना रिस्ट्रक्चर कर रहा है सोशल सेक्टर्स को, इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस हैं वो एक्चुअली में
इस डिजिटल एरिया को कॉलोनाइज करना चाहते हैं या बोलो मोनोपलाइज करना चाहते हैं. बिग डेटा इज फ्रीली कलेक्टेड और माइंड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इंटेलिजेंस इन डेवलप्ड वर्ल्ड. ठीक है. द इंटेलिजेंस बिगिंस टू कंट्रोल डिफरेंट सेक्टर्स एंड एक्सट्रैक्ट मोनोपोली रेंट्स हैं. तो बता रहा है कि कैसे इंटेलिजेंस जो बिग डेटा के थ्रू, बिग डेटा कहाँ से क्रिएट किया गया, डेवलपिंग कंट्रीज से. कौन कर रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड. तो बेसिकली डिजिटल इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं और कैसे फिर वो यूज करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए. लार्ज फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग कैब सर्विस, एग्जाम्पल्स ने दिया. फॉर इंस्टांस इज नॉट वर्क ऑफ कार्स और ड्राइवर्स, इट इज़ डिजिटल इंटेलिजेंस अबाउट कम्यूटिंग, public transport, roads, traffic, city events, personal behavioral characteristics of computers and drivers and so on. However, one of the following is the most. अब तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि बाई डिजिटल इंटेलिजेंस को डेटा को बेसिकली मोनोपलाइज करने की कोशिश की जा रही है डिजिटल एरिया में, अगर आप देखोगे तो. और उसके बेनिफिट्स अलग अलग हैं अगर देखोगे, क्योंकि डिजिटल इंटेलिजेंस गैदर होती है, फिर उससे अपना लोग अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स बनाते हैं. ठीक है. तो कोरोलरी आप देखना, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है कि कैसे डिजिटल इंटेलिजेंस अपने बेनिफिट के लिए लोग वेस्ट वर्ल्ड यूज कर रहा है बेसिकली. एग्जाम्पल उसने एक फॉरेन कंपनी का दिया. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइन इट्स. ग्लोबलाइजेशन की तो बात ही नहीं हो रही इस पैसेज में, तो इसको एलिमिनेट कर दो. ठीक है. फिर इसके बाद क्या है, इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स. कोरोलरी, हाँ इसका यार लिंक तो है. ठीक है. क्योंकि इट इज़ लिटिल सरप्राइज दैट ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस आर नाउ आइंग द डिजिटल एरिया इन एन अटेम्प्ट टू प्रीएम्प्टिवली कॉलोनाइज इट. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इंडिया को बेसिकली शुड बी केयरफुल एनफ टू प्रोटेक्ट द डिजिटल सोवरेनिटी. इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स, इसकी तो बातें नहीं कर रहा है, फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज. द लॉस ऑफ द बिग डेटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू, इसकी तो बात नहीं कर रहा है. सिर्फ ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, बी बचता है. ठीक है. तो कोरोलरी अगर आप देखोगे तो कोरोलरी बेसिकली जो पैसेज में जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस एक्सप्लेन किया गया है उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज रखता है. ठीक है. जस्ट नेक्स्ट स्टेप होता है फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बहुत ईजी होते हैं और ये मस्ट बी अटेम्प्टेड, क्योंकि इनका डायरेक्ट आंसर पैसेज में दिया होता है. जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन को एक बार वैलिडेट करना है कि पैसेज में है कि नहीं, और उसको सॉल्व करो. जैसे अनलेस द फोर्सेज एंड टेंडेंसीज, इस मान लो इसमें क्या करूँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके. अनलेस द फोर्सेज and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken up on a massive scale, the harshness of the climatic conditions and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people will gradually become impossible. तो क्वेश्चन अगर क्या था कि पैसेज के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन एंड डेनुडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो अगर आप देखोगे पहली लाइन से हमें आंसर मिल रहा है कि क्या क्या होगा. कि डिफॉरेस्टेशन डेनुडेशन करने से क्या होगा, तो क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन हो जाएगा अगर आप देखोगे तो. ठीक है. पढ़ सकते हो फिर से इसको कि अनलेस द फोर्सेज एंड टेंडेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग द कंट्रीज एनवायरमेंट आर चेक्ड इन नियर फ्यूचर एंड अफॉरेस्टेशन ऑफ डेन्यूड एरियाज इज टेकन अप ऑन अ मैसिव स्केल, द हार्शनेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर यानी सॉइल इरोजन हो रहा है आप देखोगे तो, विल इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट एग्रीकल्चर, और किसकी वजह से हो रहा है, ये डेन्यूटेड एरियाज का फॉरेस्टेशन नहीं हुआ है, ये डेन्यूटेड एरियाज बढ़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. ठीक है. आगे और पढ़ लेते हैं. द डेजर्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अवर डेजर्ट एरियाज इन राजस्थान आर गिविंग रिमाइंडर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन. तो कह रहा देख रहे हो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, मतलब सॉइल इरोजन ही हुआ था अगर आप देखोगे राजस्थान वगैरह में तो, और पानी की प्रॉब्लम हुई थी. पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट्स लाइक लैंडस्केप्स आर नाउ अपीयरिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द सतलज गंगा प्लेन and the Deccan Plateau, where only a few decades back
दे आर यूज टू बी लस ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट विथ पेरेनियल स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स, अब जो कि नहीं है, मतलब पानी ही नहीं है। तो बेसिकली डेनोडेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ है, अगर देख सकते हो तो सॉइल इरोजन हुआ है और पानी की कमी हुई है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, फाइन, एंड डिप्लीशन ऑफ सॉइल रिसोर्स, ये भी सही है। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, ये नहीं है। स्टेटमेंट 2 तो गलत है। 1 और 3 आप देख लो, कहीं पर पढ़ा होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फाइन। दूसरा आप ऐसे देख सकते हो, जो स्टेटमेंट 2 है वो पैसेज में कहीं डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो जब स्टेटमेंट 2 है नहीं तो ए गया, बी गया और डी गया, बचा ऑप्शन सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट बी एड्रेस्ड सो दैट the losses are minimal and the system becomes resilient? How best can the problems of floods and droughts can be addressed so that losses are minimal and the system becomes resilient? Fine. In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days and during rainy season, and too little for the remaining 245 days. तो basically कह रहा है कि इस this skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout this year. तो बेसिकली कह रहा है कि हम कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स को एड्रेस कर सकते हैं ताकि जो लॉसेज हैं वो कम से कम हो और सिस्टम रेजिलेंट हो। और फिर वो एक्सप्लेन करने लगा कि इंडिया में भी सिचुएशन क्या है कि रेनी सीजन 120 दिन होता है, बाकी दिन पे एकदम बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो वाटर जो रेनफॉल है वो स्क्यूड है, तो हमें उसी हिसाब से मैनेज करना चाहिए। देखते हैं इसके सपोर्ट में क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रेशनल एंड लास्टिंग सोल्यूशंस? लास्टिंग सोल्यूशन सिंपल क्या है, जो वाटर गिरा उसको मैनेज करना है हमें, यही है। अब कैसे मैनेज करना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट्स है कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनाल्स अक्रॉस द कंट्री, दिस मे बी द आंसर, बट लेट्स कीप इट, क्योंकि हमें एक ऑप्शन निकालना है। चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस, इसकी बात ही नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, ये हो सकता है बट कॉस्ट इसकी काफ़ी है, बट ओके कीप इट। बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स, इसमें पैसा नहीं लगना यार, इसको ही कर लो। देखो इसमें इसको करने लगो तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर क्या करें, कंस्ट्रक्टिंग कर दो, यूज़ कह रहा है यूज़ कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स को कंक्रीट करो अक्रॉस द नेशंस, तो इन सब में देखो कॉस्ट बहुत लगेगी। आप क्या करो कि बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफर्स करो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे ख्याल से यही मोस्ट प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान होते हैं। पैसेज में जाओ, अगर उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने वाली चीज़ें दी हुई हैं तो आप उसको करेक्ट मान लो, अदरवाइज नहीं। तो विद दिस इज द अप्रोच एंड दैट इज हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग इट। तो आप देख सकते हो पूरा, अगर आप देखो, मैंने एक चीज़ याद रखनी, पैसेज को कैसे पढ़ना है। फर्स्ट 2 लाइन्स को बहुत आसान स्लो पढ़ना है, फिर फैक्ट्स आते हैं उसको बहुत जल्दी से पढ़ना है, फिर देखना है कि ऑथर ने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफर किया कि नहीं, उसको स्लो पढ़ना है, बट हाउएवर इस टाइप के, और फिर देयरफॉर कंक्लूजन को स्लो पढ़ना है। और फिर इसके बाद मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज को इस तरीके से पढ़ा, फिर अपने दिमाग में सोचा कि आंसर क्रक्स क्या हो सकता है, और फिर इसके बाद ऑप्शंस में गए, तो और ऑप्शंस में फिर एलिमिनेट भी करते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक, कि आउट ऑफ द पैसेज है, ये एक्सट्रीम वर्ड है, और ये जो मैंने यही सोचा था अपने दिमाग में, तो वहाँ से हम क्लोजेस्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और आप देख सकते हैं बहुत सारा कंटेंट मटेरियल मार्केट में पड़ा हुआ है, इसके बाद PYQ लगाइए, बट दिस शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व इट, एंड यही मैंने अप्रोच यूज की थी, और दैट इज हाउ आई ऑलवेज मेंटेन माई सुपर एक्यूरेसी इन CSET। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू फॉर ऑल दोज जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।